ठीक है। तो पहला काम ये करना है कंप्रेंशन के लिए, जिनका अभी भी 20 से बिलो रह रहा है तो उनको ये काम करना है जो मैंने क्लासेज ले ली है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, लगभग अपनी कितनी क्लासेज बची है अब इसमें, 2022 तक ही करेंगे अपन, 23 वाला जब आंसर किए आएंगे उसके बाद ही करेंगे अपन, ठीक है। तो 4 2 6 बचे हैं ना, नहीं आज शायद 5 बचे ना, नहीं मतलब मिला के 6 मान के चलो, तो 6 मतलब 5 दिन और चाहिए अपने को। आज क्या है, वेडनेसडे है ना, तो ये आपके बाद मैं सैटरडे तक क्लास ले लूँगा, सैटरडे तक क्लास ले लूँगा, 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा। सैटरडे या संडे। अभी अपना कितने दिन है, इस वीक के 4 दिन है। 2 वीक अगर मैं, हाँ उस दिन जो है ना 1 तारीख को क्लास में ले लूँगा मॉर्निंग में, तो ये 1 तारीख को मैं कंप्लीट कर दूँगा। ट्राई करूँगा कि मैं संडे को क्लास लूँ, ठीक है, मैं संडे छुट्टी पे रहूँगा एक दिन, तो मैं 1 तारीख को ही कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है, 2022 तक। 23 का अपन आराम से आंसर किए आएंगे, तब करेंगे, क्या मतलब फालतू गलत सलत बताने से अच्छा है कि अपन अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये मान के चलो कि सीसेट में आप लोगों का 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी, 12 पेपर हो जाएंगे। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज 2017 का लगा के आओ, तो वैसे तो अभी एक साथ ये हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको क्या करना है, जिसके मान लो अभी भी 20 से प्लस सही नहीं हो रहा है, ठीक है, और जिसके 20 प्लस सही हो रहे हैं तो वो ट्राई करो कि 25 तक पहुँचे। तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे मान लो 2022 तक जो कंप्लीट हो जाएगा कंप्रेंशन, तो ओनली मेरी क्लास देखनी है, पर क्लास देखने से पहले आपको खुद से दोबारा लगाना है, मतलब उसमें अभी रैंडम पकड़ना। जैसे 2015 का पेपर आज मन किया भाई 15 का पेपर मुझे लगाना, तो पहले 15 के पैसे सारे कंप्लीट करो सोल्व, फिर मेरी क्लास देखना। तो ऐसे बार बार देखते रहना उसको, 2-3 बार। हाँ, तो 2-3 बार आप करोगे ये चीज़, तब जाके कंप्रेंशन से आपका मजबूती आएगी, ठीक है, कंप्रेंशन में। तो पहला काम तो ये करना, सीसेट के लिए पास होना है। सीसेट में फिर बता रहा हूँ, जीएस पास हो जाओगे। सीसेट जीएस में तो इतनी सारी ट्रिक अपन देख लिए हैं, और ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना। तो ये हो गया, कंप्रेंशन हुआ। तो उसके बाद में तुम लोगों को करनी है रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग और मैथ के लिए क्या है, सबसे पहले 6 to 10 जो एनसीईआरटी मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। मिनिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मिनिमम 30 क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे 2-3 तारीख को मैं आऊँगा, तो 3 तारीख से अपन करेंगे रीजनिंग मैथ, ठीक है, 2011 से लेकर 2012 तक। तो लगभग 15 तारीख से पहले पहले अपना वो भी एक पार्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, और हो सकता जब तक आंसर किया आ जाएगा तो दोनों निपटा लेंगे अपन, है ना। तो 15 तारीख तक मान के चलो मोटा मोटा अपना सीसेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को जैसे क्या करना है कि जब ये कंप्रेंशन जब खत्म हो ही जाएगा, तो रीजनिंग घर जा रहे हैं, अरे मैं कहीं पे जा रहा हूँ उससे क्या मतलब है, ठीक है, सुनो ना बात में, काम जो बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि रीजनिंग मैथ जैसे मैं साथ में कराऊंगा, तो साथ में उससे पहले एनसीईआरटी करके रखना। फिर साथ में जैसे मान लो 2011 पेपर कराऊंगा, तो 2011 के आप क्वेश्चन लगा के आओगे, तभी क्लास ज्वाइन करना है, तभी फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ओनली क्लास में, मेरी क्लास में आके सीटिंग कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पास कर रहे हो फिर आप। तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे मान लो 2011 से लेके 2022-23 तक अपन ये सारे पेपर लगा लेंगे। ये मान के चलो 2011 से लेके 2022-23 तक ही जो ये पेपर है, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। 5 क्वेश्चन भी रिपीट हुए, 2-3 क्वेश्चनों में ट्रिक बता दूंगा, 8-10 क्वेश्चन तो हो जाओगे इस लायक, करने लायक। पर मेहनत कर लोगे एनसीईआरटी पे, तो आराम से सीसेट क्वालिफाई हो जाएगी। जब अपन 15 अप्रैल तक अपना सीसेट का डर खत्म हो जाएगा, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे। जिसने मेहनत नहीं करोगे तो मतलब समझ लेना फिर वो, उसका फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर उसके बाद 15 अप्रैल के बाद में अपन जीएस शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अप्रैल से लेके मई तक का प्रोग्राम रहेगा कि उसमें अच्छे से अपन जीएस को अच्छे तरीके से घोट ले, और आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 दिन मान लो कि मैं ट्रिक की क्लास लूँगा, फिर उसके बाद में अगर 1-1 साल का पेपर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जीएस में, उसमें हो एक साथ एक दिन में नहीं होगा, उसमें 50-50 क्वेश्चन का स्लॉट लेके चलेंगे अपन। वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, पर मेरा ट्राई है कि जो ज़्यादा उसमें सिखाना पड़ेगा कि जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि यही ट्रिक काम करेगी वहाँ पे। क्योंकि ऑप्शन वाला जो ट्रिक हटा तो दिया उन्होंने, अब अपने को स्टेटमेंट को पढ़ के ही वो वाली चीज़ लगानी है, तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा। कोई नहीं, अपने को टाइम लग जाएगा, मान लो 15 मई तक अपने को टाइम लग गया। उसके बाद में जब वो जो मैंने बुक बोली थी स्पेक्ट्रम वाली, उस बुक को रट लेना 2-3 बार, 15 मई तक 2-3 बार उसको अच्छे से रट लेना। उसको रटने के बाद में जो आप अपना जो भी है स्टैटिक पार्ट जो है उसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। करंट अफेयर की थीम मैं बताते रहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसी पे करंट अफेयर, कोई फालतू में इधर उधर मत पढ़ो। मैं जो इंपॉर्टेंट थिंग बताऊँ उसी में से आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपने पास ट्रिक है। और फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सोच रहे हो कि हम पढ़ के कर लेंगे क्वेश्चन, तो फिर तो गए काम से, वैसे भी नहीं कर पाओगे, वो होगे भी नहीं।
तो ये मान के चलो होना होगा तो अपनी ट्रिक से ही निपट जाएगा वो क्वेश्चन। नहीं निपटेगा तो जो इंपॉर्टेंट मैं थीम बताऊंगा क्वेश्चन की वहाँ से फंस जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो फंसेंगे, ये तो है। वहाँ से नहीं भी फंसे तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने को ऐसे 100 के 100 क्वेश्चन नहीं बनाए रहे। पता है कि कट ऑफ जब 37-38 क्वेश्चन जा रही है, आपकी बार मैं फिर बता रहा हूँ मैक्सिमम 45 क्वेश्चन, मतलब 90 से ज़्यादा नंबर नहीं जाएगी कट ऑफ, अभी बता रहा हूँ। तो अब जब अपने को पता है कि 45 क्वेश्चन अपने को काट पीट के सही करना है, मतलब कि 80-90, अगर अपन 80 क्वेश्चनों को भी तैयारी करें, 20 करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ भी दे अपन, तब भी कोई टेंशन नहीं है। और मैं गारंटी से बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के अपन छोड़ेंगे भी, वो इसमें ट्रिक लगेगी, 10 क्वेश्चन तो आराम से सोल्व होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये मान के चलो कि स्टैटिक पार्ट को आप बार बार जितना रिवाइज करोगे कट ऑफ निकल जाएगी। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो गलतियाँ कहीं ना कहीं आप अपनी साइड से कर रहे हो, जैसे अमित गलतियाँ करता है। और आज भी पेपर लगा के, अमित आज लगाया पेपर? जी सर। कितने सही हुए? 18 सही हुए सर। कितने टाइम लगा? टाइम तो सर 40 मिनट से अधिक ही लगे हैं, क्योंकि पढ़ कर अब मैं लगा रहा हूँ। अब मैं आदत डाल रहा हूँ कि पढ़ कर 40 मिनट में करके देखूँ। ठीक है, अच्छा। पूजा तुम्हारे कितने सही हुए? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर मेरा 19 सही हुए हैं। ठीक है ठीक है, 20 से प्लस ट्राई करोगे, 20 से ज़्यादा सही होने चाहिए। चलो आ जाओ, अब शुरू करते हैं अपन। समझ में आ गया? तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, सीसेट को अपन सबसे पहले ख़त्म करेंगे। सबसे मेन प्रोबेबिलिटी है सीसेट पास हुआ तो कट ऑफ निकल जाएगी जीएस की, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। ये आज फिर से पेन का साइज बड़ा होता जा रहा है, पता नहीं क्या चल ये रहा है। आपने वो कर रखी है ना, डाउनलोड वीडियो। चलो ठीक है, नए ब्लू पेन से करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो। अब देखो, देख रहे हो बार बार जलवायु परिवर्तन से पैसे जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से एक चीज़ जो अकाट्य रूप से होती है, वह ऐसी घटनाओं को घटित होना या बढ़ना है जिनसे संसाधनों के कम होते जाने में और तेज़ी आती है। तो अपने पता लग गया क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए हैं, इसलिए उन्हें विलग रूप में देखना कठिन होता है। इसके बजाय वे ऊपरी परतें ओढ़कर राजनीतिक रूप से कहीं अधिक स्वीकार्य रूप में सामने आते हैं। जल जैसे संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्राय पहचाने विचारधारा के वेश को लबाव ओढ़े रहते हैं। अभी देखो, संसाधनों की बात करने लग गया, ठीक है? तो इतना मोटा मोटा पता लग गया कि जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसका क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से संघर्ष होता है उनके बारे में ऐसी बात करें, ठीक है? अब देखते हैं, ध्यान से देखो। जिनका गलत हुआ उस देखना क्यों गलत हुआ, ठीक है? संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं। एकदम एक्चुअल वर्ड कट जाएगा, ठीक है? अब अगला पढ़ो, ध्यान से देखना। पर्यावरण और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के लिए कोई राजनीतिक हल ही नहीं होते हैं। क्या बात करें फिर, पार्लियामेंट ये सब फालतू चीज़ का ही लेके बैठे हैं, ठीक है? इतना तो पता लग गया। अगला देखो, डी, पहचान अथवा विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान ही नहीं हो सकता। ये देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत जाते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें क्या है कि रिडक्शन मेथड, आपको सही आंसर नहीं पता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यही टेक्निक आप जीएस में लगाओ, सीसेट में तो खास तौर से आपको सबसे पहले उन स्टेटमेंट को हटाना जो आप नहीं जानते। तो अपने 3 स्टेटमेंट वो हटा दे जो एकदम एक्सट्रीम थे, ये फालतू की बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है। ऑटोमेटिक अपने को आंसर नहीं पता था, तभी आंसर पे पहुंच गए। पर्यावरणीय मुद्दों, संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही बात कर रहा है और अपने को यहाँ पे पता भी है कि यहाँ पे बात भी कर रहा है, ठीक है? ये देखो, संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से कहीं स्वीकार सामने आते हैं। जैसे जैसे जल जैसे संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष पहचान विचारधारा के लबाव रहते हैं। पर्यावरणीय मुद्दों, संसाधनों पर, देखो संसाधन बी और सी में पर्यावरणीय मुद्दे क्या हो गया? बी और सी में ऑप्शन बी है तो ना, पर्यावरणीय। बी तो ऐसे ही कट रहा है। हाँ नहीं, वो कह रहा कि मैंने ऐसे ही किया था इसमें। ठीक है, जो जिसका गलत हुआ वो देखो क्यों गलत हुआ, ठीक है? अब अगला देखो, अगला का थोड़ा बहुत अपने को 1-2 लाइन पढ़ते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये नया टेक्निक में बता रहा हूँ। अब देखो, अब यही होता है फ़र्क। अब क्लास में मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भाई मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा से दूँ। अब जिन लोगों को पता होगा, जैसे मेरे पास कॉल आए कुछ स्टूडेंट के कि हमें सर आपका कोर्स लेना है, परंतु हम सीसेट नहीं लेना चाह रहे, आप तो उसमें हमें पहले ही बता चुके हो। तो यही होता है, उनको लगता है कि मैं पिछले साल जो बताया वही बताऊँगा आपकी बार भी, ऐसे इसलिए होता है।
फिर वो टीचर है ही नहीं। एक चीज़ याद समझ लें, जो टीचर अपने आप को इनोवेट नहीं करे, बच्चों के लिए और चीज़ें ईजी नहीं बनाए, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये टीचर वही पढ़ा रहा होगा पिछली बार। पैसेज थोड़ी बताया था। नहीं, तो वही तो बता रहा हूँ ना, साथ में जुड़े रहोगे तो फ़र्क मिलता है ना। जो व्यक्ति निरंतर इस स्टार्ट में रहता है कि दो चीज़ों में से किसी पहले करे, मतलब होता ना कि जब आप डायलिमा में चले जाओ, जैसे अभी पढ़ाई करें या फिर और कुछ काम करें, तो अभी जैसे आईपीएल देखो 8 बजे मैं क्लास क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे आईपीएल भी शुरू होता है। जो ऑनलाइन क्लास नहीं करो पक्का आईपीएल देख रहा है, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो यही है, मैं अब वो डायलिमा पड़ेगा, हम क्लास करें आईपीएल देखें, तो आईपीएल देख रहे होंगे। जो व्यक्ति निरंतर इसके स्टार्ट में रहता है कि दो चीज़ों में से किसे पहले करे, वह दोनों में से कोई भी नहीं करेगा क्योंकि डाउट में रहेगा वो क्या करे। जो व्यक्ति संकल्प करता है कि लेकिन उस कार्ट में किसी मित्र द्वारा दिए गए पहले सुझाव पर अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के बीच आगे पीछे रहता है। मतलब ये डाउटेबल व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, लोगों सुनता है, इधर उधर रहता है। जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्वक परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है, ध्यान से समझो यही बनना है, और कमजोर मनोवृत्ति को भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाई से निर्भीक बने रहकर अटल दृढ़ता से अपने उद्देश्य को पूरा करता है, केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। ये लाइफ में अप्लाई कर लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना पता लग गया कि एक व्यक्ति क्या है, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के बारे में ही बात हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना, हमें विचारों में सदैव उदार होना चाहिए। काटो, देखो यही सेम चीज़। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, हर पेपर में ना यूपीएससी एक ऐसी चीज़ देता है, जैसे जीएस में अब की बार देखा मैंने, मूलतः वर्ड जो होता है वो हमेशा गलत होता है। यूपीएससी जीएस में 3-4 क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे थे। तो जैसे अभी देखो सदैव सदैव यहाँ पे भी, सदैव करता है। ठीक है। अब अगला देखो, हम सदैव कृत संकल्प और उपलब्धि अभिमुख होना चाहिए। अब देखो ये दो अभी रिडक्शन मेथड अपना रहे हैं, दो तो ऑप्शन अपने ऐसे कट गए। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये आदत डालो। ऐसा क्या होगा, तुम लोग 3 ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहते, एक ऑप्शन पढ़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमें मित्रों के सुझावों को नकार देना चाहिए, अच्छा, और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि अपना सजेशन लेना ही नहीं चाहिए, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब देखो अपने को फिर अपन वही टेक्निक रिडक्शन मेथड जो नहीं है उनको आंसर को हटा दिए, सही आंसर पे ऑटोमेटिक पहुंच गए। अब देखो ये पॉजिटिव कैसे हो गई। हमें पहले विवेकपूर्वक, यही तो मेन चीज़ है। याद करो 2012-13 के पैसेज था, उसमें भी यही बात बोल रहा था। याद करो 2012-13 पैसेज, मैं फिर बता रहा हूँ, सेम थीम रिपीट होती है बार बार। हमें विवेकपूर्वक परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यही तो देखो पूरा, यहाँ देखो ये पूरा इसी में, ये देखो यही आंसर इसी में ही है। विवेकपूर्वक परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है, देखो डायरेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने जो नई टेक्निक बताई है इसमें आपके, और मैं फिर बता रहा हूँ, आप 25 प्लस सही करने लग जाओगे, अच्छे से अप्लाई नहीं करो, कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ अपेक्षाकृत अधिक पहले और तेजी से पिघल रही है, और शीत ऋतु की बर्फ के बनने में अधिक देरी लग रही है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हो रही है, तो ये अपने को पता लग गया। ठीक है, पढ़ लेते छोटा सा पैराग्राफ है। पिछले 3 दशकों में ग्रीष्म ऋतु की बर्फ का परिणाम लगभग 30% तक घट गया है। ग्रीष्म गलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जल के, जिसमें ध्रुवीय भालू का शीर्ष पर है, छिन्न-भिन्न हो जाने का संकट सामने आ गया। तो ये पता लग गया कि वहाँ के जो फूड सिक्योरिटी है, वो जो फूड जाल है उस पर खतरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब देखो सबसे पहले मैंने, देखो यही पढ़ के मैंने क्या बोल दिया था, जलवायु परिवर्तन, तो एक मोटा आइडिया लगे। अब इसमें दिया नहीं है, अब आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ क्यों घट रही है, ये जलवायु परिवर्तन से तो घट रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। अब देखो, ध्रुवीय भालुओं के न होने से आर्कटिक क्षेत्र के खाद्य श्रृंखलाएं लुप्त हो जाएंगी क्या बात कर रहा है। मैं फिर बताऊँ, नेगेटिव स्टेटमेंट पकड़ो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अगले देखो, ध्रुवीय भालू की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिणी ध्रुव में स्थानांतरित किया जा सकता है अब ये सकता करके पक्का किसी ने गलत किया होगा। अरे ये इलॉजिकल बात होगी। कैसे आप किसी को क्लाइमेट सोचो, यहाँ पे आर्कटिक यहाँ पे है, यहाँ से आप यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, सबसे इलॉजिकल डिसीजन है ये। पक्का किसी ने गलत किया होगा सकता देख के। हाँ, ये सकता देख के किया होगा पक्का अरे ये सोचो, एटलीस्ट आर्कटिक यहाँ पे है भाई, नॉर्थ पोल में है, और साउथ पोल में भेज दो, और ऐसी कोई बात कर रहा हो, पूरे पैसेज में ऐसी बात नहीं कर रहा। अब यही तो है, तो गलती यही लोग करते हो। आगे देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु के अल्पावधि परंतु कुछ तापमान वाली हो गई है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा जो निर्णायक संदेश होगा वो कुछ सारगर्भित होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ चेतावनी देता हुआ रहेगा, इस टाइप से रहेगा। सबसे मेन चीज़ देखो, यहाँ पे फूड जाल ऐसी बात काम हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया। यही आखिरी पैर, और मैंने हमेशा बोला जब महत्वपूर्ण जो है रहता है वो आखिरी लाइन में रहता है। देखो ध्यान से, ग्रीष्म गलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जाल के जिसमें ध्रुवीय भालू शीर्ष पर है छिन्न-भिन्न हो जाने का संकट सामने आ गया है। देखो इसका रीजन समझाता हूँ। ध्रुवीय भालू होते क्या है, बर्फ पे रहते हैं। अब सोचो बर्फ ही पिघलने लगे तो लोग कहाँ रहेंगे, ऑटोमेटिक इन पर सबसे बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालू की उत्तरजीविता मतलब उनके जीने के लिए संकट आ गया है। यही तो बात है। अरे देखो पूरा आखिरी में लिखा है, डायरेक्ट आंसर है। हाँ अरे यही तो, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो इलॉजिकल बात है। ये दोनों स्टेटमेंट तो ऐसे कट जाने चाहिए थे। ये एकदम प्रॉब्लम बता रहा है भाई। बात है यहाँ पे कि ऐसा जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है, मेन इंपॉर्टेंट मैसेज मैं फिर बार बताऊँ, पैराग्राफ के लास्ट में रहता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, अब आ गया था। अब देखिए ओपन डेफिनेशन में है तो ये ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, अपने को पता लग गया क्या है। ठीक है, लोग क्यों खुले में शौच में जाना पसंद करते हैं और शौचालय रखना नहीं चाहते। जिनके पास शौचालय उसको उपयोग कभी कभी करते हैं। तो ये अपने को समझ में आ गया। यहाँ से देखो, ये वे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते तो इन मुद्दों का सामना करना होगा, इनसे समुचित तरीके से निपटना होगा। हाल के अनुसंधान से 2 खास बातें सामने आई हैं, शुद्धता और प्रदूषण के विचार, और न चाहना कि गड्ढे सेप्टिक टैंक भरे क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। अब सबाइस बात है, ओपन डेफिनेशन मतलब उसकी बात हो रही है, शौचालय का उपयोग करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लोग अपनी पुरानी आदतें बदल ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो। अब देखो ये काटो, लोगों में न तो नागरिक बोध है, न ही एकता बोध। क्या बात कर रहे हो, सब फालतू की बातें होगी। अब देखो 2 तो ऑटोमेटिक। अब ये देखो, शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये कि उन्हें लोगों के दिमाग से हटाया ही नहीं जा सकता। नेगेटिव बात है पूरा एकदम, तीनों डायरेक्ट आंसर पहुंच गया अपन। लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों को खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की। कितनी पॉजिटिव बात बोल रहे हैं। यही तो बात देखो यहाँ पे, ये शुद्धता प्रदूषण विचार को न चाहना कि गड्ढे सेप्टिक टैंक भरे क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। ये वे मुद्दे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हम खुले में सोच की प्रथा उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का सामना करना होगा। देखो आखिरी में देखो लाइन में मिल रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगला देखो, अभी देखो इकोनॉमी का है। पिछले 2 दशक में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी है। ठीक है, तो ये समावेशी वर्षीय जीडीपी के बारे में आ गया। हाल के दशक में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसे समावेशी संपदा को और जंगल, जमीन और जल जैसी प्राकृतिक क्षमता को केवल क्षति ही पहुँचाई थी। मतलब अब देखो यहाँ वर्ड पकड़ो, केवल क्षति ही पहुँचाई, मतलब हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से पढ़ना चाहिए एक आखिरी। पिछले 2 दशक में विश्व की मानव पूंजी जो कुल समावेशी, अरे छोटे छोटे पैसे तो पढ़ लिया करो, इसमें इतना बड़े पैसे में तो मतलब ऐसे पढ़ने से आंसर तो नहीं मिलेगा, पर एक आइडिया मिलता है। संपदा 57%, केवल 8% ही बढ़ी है, जबकि प्राकृतिक संपदा में जो कुल समावेशी संपदा का है। बहुत सारा डाटा दिया, डाटा की टेंशन मत लेना, यूपीएससी के भी डाटा से, पर हाँ कंक्लूजन निकालना आना चाहिए डाटा को देखते हुए, बस इतना। अब देखो क्या बात कर रहा है, जीडीपी है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बस इस टाइप के। और जो सामुदायिक है वो वैसी चीज़ें नहीं चल रही है। अब देखो मैंने एक वर्ड पकड़वाया था यहाँ पे, देखो ध्यान से, केवल, और इसी से ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया होगा, केवल देखिए काट दिया आप यही है, चलो कोई नहीं। विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत है। सोचो एक देश का भी होगा तो ऑटोमेटिक, अरे ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहा था। वर्तमान परिस्थिति में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है। अरे बात है मानव पूंजी की आवश्यकता नहीं है, उसको इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अरे ऐसे भी देखो जीडीपी उसके है मेन सस्टेनेबल अप्रोच है, उसके बारे में बात चल रही है। प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल देना चाहिए। अब देखिए इस टाइम के वर्ड जो है गलत हो रहा है, अभी ये चीज़ ऑब्जर्व करते चलो, और अधिक यहाँ पे गलत है। केवल, अब देखिए किसी ने केवल देख के काट दिया होगा, मैं कितनी बार बोला हूँ, जिसका भी गलत हुआ है पक्का उसने केवल देख के काटा है। अब मैंने कितनी बार बोला, जब भी आप ऐसे कोई वर्ड मिल जाए, कोई एक्सट्रीम, पहले पूरी लाइन पढ़ो। अब देखो ये जो सारी चीज़ें, ये इसको जो एक्सट्रीम वर्ड है उसको रिड्यूस कर रही है। केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो अवांछनीय है न ही धारणीय, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। और मैंने देखो यहीं पे मैंने केवल देखते हुए बोल दिया था, क्योंकि जंगलों को हानि पहुंचा रही है, बस सीधी सी बात है, इसीलिए वांछनीय नहीं है। ये आंसर आ गया। और किस किस का गलत हुआ था ये, नगीना, पूजा,
अरे सही हुआ सर, नहीं हुआ गलत। ये सही है सर, जो छोटा पैसे जो है ना सर वो लगभग सही ही होंगे, जो बड़े पैसे जो होंगे ना सर उसमें दिक्कत होगी। चलो ठीक है, अगला देखो। 2020 तक जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.6 करोड़ युवाओं की कमी होने की आशंका है, ठीक है, तब भारत अपने 4.7 करोड़ अधिशेष युवाओं में इस कंपनी को पूरा कर सकता है। मतलब वही है, डेमोग्राफी डिविडेंड की बात कर रहा है, ठीक है। भारत में 2 विकास निर्मित करने के मार्ग में श्रम सुधारों की, लेबर रिफॉर्म की बात चल रही है, बस इतना छोड़ दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे भी लेबर रिफॉर्म की बात चल रही है, अब आ जाओ। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 1-2 लाइन पढ़ लो, एक तो पूरा एक आइडिया लग जाता है किसके बारे में है, क्या है, तो है ना, जो आउट ऑफ बॉक्स जो आते हैं स्टेटमेंट उनको उठाने में सहायता मिलती है। अब देखो ध्यान से देखना, सारी तार्किक निष्कर्ष निकलता है। देखो, भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अवश्य ही नियंत्रण करना चाहिए, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, ताकि इसकी बेरोजगारी दर कम हो सके। अरे बेरोजगारी दर बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के वो करो ना, लोगों को स्किलेबल करो, वैश्विक डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लोगों को स्किल करके वो भेजो। और यही पूरा पैसे उसी की बात कर रहा है, काट दो, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, काटो। भारत अति शीघ्र, याद करो इस टाइप के वर्ड हमेशा, अति शीघ्र 2 अंकों का विकास प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मतलब ये तो ऐसे बात बोल रहा है कि इमीडिएट इंडिया इज पॉइज्ड टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून, देख रहे हो, एकदम गलत, ठीक है। आगे देखो, भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवा की पूर्ति करने में, अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। बात तो यही तो है, भारत में स्किलेबल लोग हैं यहाँ पे, पर स्किल की कमी है। तो यही तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर इस पैराग्राफ को देखोगे, ये देखो, युवाओं की कमी होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब पूरे विश्व में वहाँ पे युवा लोग कम हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। भारत के पास युवा है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि स्केलेबल युवा है अपने पास, परंतु उनको स्केलेबल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अधिशेष युवा में कमी, क्या हो गया? ये सवाल मेरा गलत हुआ था। यहाँ पहली लाइन में दिया है कि भारत के पास युवा संपत्ति है, बट इन्होंने जस्ट अगली लाइन में दिया है कि भारत में तो उनको उससे नीचे के एक मार्ग के रूप में श्रम सुधारों को इसी संदर्भ में प्राय उद्धृत किया जा सकता है। अरे मैंने कितनी बार बोला, ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। अब यही तो गलती है ना। अब जो सुनो, मैंने कितनी बार बोला हमेशा, अरे देखो इतने सा तो कॉमन सेंस पे रखो। अगर आप ऐसे सोच रहे अति शीघ्र, अभी तुम्हें पता है भारत की मतलब ये चीज समझो, डी वाला दिया था सर, भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। अरे नहीं, यही तो मेन बात है ना, भारत के पास डेमोग्राफी डिविडेंड है, समझो, डेमोग्राफी डिविडेंड है, परंतु उसको स्केलेबल करना पड़ेगा ना, यही तो सबसे मेन बात है। अब ये मैं फिर कितनी बार बोलूं, निष्कर्ष जो होगा हमेशा तार्किक। अब देखो निष्कर्ष के लिए मैंने कितनी बार है, ये देखो, ये आखिरी लाइन, आखिरी पैराग्राफ पढ़ा करो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ से भारत का श्रम बल जनसंख्या के लगभग 40% होने का आकलन था, लेकिन इस बल का 93% असंगठित क्षेत्र में। अब देखो असंगठित क्षेत्र मतलब उनके पास स्किल नहीं है। विगत पूरे दशक में रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक समृद्धि दर 0.5% मंद हो चुकी थी, जहाँ पिछले वर्ष के दौरान 1.4 करोड़ नौकरियां सृजित हुई, तो जबकि श्रम बल में लगभग 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई। तो मतलब भारत में स्केलेबल नहीं है, यही तो मैंने पकड़नी है बात। अरे ऐसे भी नहीं। अब देखो ये सही क्यों है, ध्यान से देखना। भारत के विशाल श्रम बल, हाँ अपने पास बहुत ज़्यादा श्रम बल है, का उत्पाद रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। चीख के पूरा पैसेज इसी के बारे में बोल रहा है कि देखो जीडीपी को बढ़ाना है तो श्रम सुधार करने पड़ेंगे। यहीं पे देखो, भारत में 2 अंकों विकास निर्मित करने के मार्ग में श्रम सुधार किसी संदर्भ में प्राय उद्धृत किया जाता है। अब देखो ये देखो ना, अरे दूसरी बात मैंने कितनी बार बोला, जब भी कोई निष्कर्ष होगा तार्किक होगा, सारगर्भित होगा, ये चीज देखो। मैंने क्या किया सर, इसमें सिर्फ मैंने कमी को पूरा कर सकता है, यहाँ तक पढ़ा और फिर नीचे से पढ़ा। नहीं मैंने ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा नहीं पैसे जो स्टेटमेंट होता ना, ये जो ऑप्शन बनते हैं इनसे थोड़ा आइडिया लगाया करो। अरे आई थिंक इनके बारे में तो पता होना चाहिए, आप जीएस का नॉलेज है तो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। यही तो चीज देखिए कहाँ गलतियां कर रहे हो तुम लोग। इकोनॉमिक्स में पढ़ने का, असंगठित क्षेत्र इकोनॉमिक्स में पढ़ने का है सर, और इसमें भारत में सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर भारत में ही है विश्व में। हाँ वही तो बात हो रहा है, 93% स्केलेबल तो है ना। अरे भाई तुम लोग ना कि ना ये तो सोचो ना, क्यों भारत, अगर सोचो स्केलेबल लोग होते तो स्किल इंडिया प्रोग्राम क्यों चल रहा है और वो सबसे फिर से फेलियर रहा है। तो ये चीज समझो, मतलब यू हैव टू बिहेव ये सारी चीजें टेस्ट लगाते टाइम तो नहीं आ पाती है ना, इतनी सारे कटआउट। वो मैंने
पैसेज के अकॉर्डिंग ही सोचा था, वो लाइन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा मैं क्वेश्चन कब कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं कॉमन सेंस से करता हूँ, मैं कभी पैसेज का नॉलेज का यूज़ करता हूँ? नो, नेवर। अब यही तो टेक्निक है इस चीज़ को करने की। चलो ठीक है, कोई नहीं। सबसे पहला पार्ट जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए कि जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हों, ठीक है। हाँ, मतलब समझ बात, उसे एज मैच्योरिटी होनी चाहिए, कार्य करने की बाध्यता से पूरी स्वतंत्रता अप्राकृतिक है और इसे गैर कानून होनी चाहिए, क्योंकि हम कार्य के बाहर अपनी हिस्से में केवल तभी बच सकते हैं जब इसे किसी दूसरे के कंधों पर डाल दें। ठीक है, छोड़ो। मतलब देखो, मैं एक मोटा बस एक आइडिया लेने के लिए पढ़ता हूँ। मुझे आई थिंक मैं इसमें से कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे इतना पता लग जाता है किसके बारे में, ताकि आउट ऑफ बॉक्स जो ऑप्शन आते हैं उसको काट सके अपन। प्रकृति ने यह विद्वान देखो, और जस्ट हल्का सा एक रीड आउट करने, माइंड में कैचअप करने के विधान किया कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं वर्क के बारे में बात कर रहा है, कार्य के बारे में बात कर रहा है कि काम के लिए, काम की इंपॉर्टेंस है। और याद रखना, यही पैसे रिपीट होगा आगे जाके, देखना। तो भुखमरी नष्ट हो जाएगी, हम इस निर्गुणता से बच नहीं सकते, हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। बस सीधी सी बात है, पूरा जो कार्य। अब देखो, मैंने इसमें क्या बात बोला मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने इसके मेन थीम है वो पकड़ ली। अब यही पूछ रहा है, बस आगे आंसर। कहाँ काम की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो, कार्य करना एक निरुपणता है जिसको हमें सामना करना ही पड़ता है। निरुपणता मतलब नेगेटिव, मतलब वर्क को नेगेटिव बता रहा है, और यहाँ पे वर्क का पूरा पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मनुष्य के लिए कार्य की प्रकृति को समझना आवश्यक है। अरे कार्य की प्रकृति, यहाँ पे जो बात देखो, यहाँ पे बात है वर्क और आप कितनी छुट्टियाँ ले सकते हो, उसके बीच में बैलेंस वाली बात चल रही है। ठीक है, परंतु हमेशा अपने को कार्य को प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन काम कर रहे हो। इसलिए ना, एक और ये चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, लोग मंडे टू सैटरडे जॉब पे जाते हैं, मोस्टली सेंटर वाले जॉब में फ्राइडे तक जाते हैं, संडे को नहीं छुट्टी होता है। इसका मतलब कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे यही पता लग रहा है ना, और वो उसी के बारे में बता रहा है। ये आखिरी लाइन पढ़ूँगा, ध्यान से देखना। प्रकृति ने विधान किया है कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भुखमरी से नष्ट हो जाएगा। प्लस समझिए, जब कार्य नहीं करोगे तो कैसे इनकम आएगी, इनकम नहीं आएगी तो कैसे अपने बच्चों को खिलाओगे पिलाओगे। हम इस निरुपणता से बच नहीं सकते, हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा, हम अपने आप को कितना औकात देने में समर्थ हो सकते हैं। तो छुट्टियाँ होना भी चाहिए, पर छुट्टियाँ कितनी होनी चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखना, मनुष्य के लिए कार्य की प्रकृति समझना, यहाँ पे कार्य की प्रकृति वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, मध्य संतुलन होना चाहिए। संतुलन की बात कर रहा है, 3 दिन काम करो 3 दिन छुट्टी नहीं, यही तो मेन चीज़ है। ये पक्का किसी ने बी ऑप्शन मारा होगा, जिसका भी गलत मैंने लगाया मैंने यही मारा है। वो मुझे पता है ना कहाँ तुम लोग फंसोगे। अब देखो, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वे काम करे, ये पूरे पैसेज में देखो, मैं संतुलन होना चाहिए, इसका मतलब तो ये बोल रहा है कार्य इज इक्वल टू छुट्टी। तो ये तो वही बात हो गई, 2 दिन काम करो 2 दिन छुट्टी करो, तो ये तो गलत बात है ना। और ये है मनुष्य के लिए आवश्यक है वे काम करे, पूरा पैसेज यही चिल्ला रहा है। देखो स्टार्टिंग सर, लास्ट लाइन में ये भी तो ये लिखा है कहीं ना, नहीं, हमें इस ये प्रश्न लाइन को कहीं नहीं मिलेगी आपको सर। कौन सी? ये मनुष्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे काम करें। अच्छा, अभी देखो, अब डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती, यही तो यूपीएससी की खासियत है। फिर क्या समझे तुम लोग। देखो ध्यान से देखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट वैसे ही चीज़ें सीखनी होती है। आपको हिंट दिया जाएगा तो इसका मतलब ये सही, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब देखो, सबसे पहला पार्ट जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए कि जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हो, यह है कि कार्य करने की बाध्यता से पूरी स्वतंत्रता अप्राकृतिक है और इसे गैर कानून होना चाहिए, क्योंकि हम कार्यभार के अपने हिस्से से केवल तभी बच सकते हैं जब हम किसी दूसरे कंधों पर डाल दें। ठीक है, यहाँ पे है ना, कहीं पे भी छुट्टी की बात नहीं है, पूरा पैसे जो कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से इसने पैसेज पलट दिया, मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगा, इसने उल्टा कर दिया। अब देखो, प्रकृति ने यह विधान किया है कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ही क्या है, इस लाइन का बताओ अमित। पहले काम करना आवश्यक है, अब ये बताओ अमित, इसका क्या मतलब है? ये इसने है उल्टा कर दिया। अरे भाई यार, यही चीज समझो, आईएएस बनना है ना। इनडायरेक्ट वे में रहता है तो पता नहीं चल पाता। अभी इनडायरेक्ट क्या है, ये समझने वाली बात है। तो और क्या हलवा सेल ही रहेगा यूपीएससी आपको ऐसे अच्छा ये लाइन पूरा एकदम डिट्टो मिल जाए। अरे मैंने क्या बार बार बोला है, यही बात तो समझो। मैंने उस टाइम मैं पक्का बता रहा हूँ, तुम लोग काम नहीं करते हो। मैंने उस स्टार्टिंग में तुम लोग को क्या बोलते आ रहा था, जब भी ये जैसे मान लो कल 2016 का क्लास हुआ था, सब उसके जाके पैसेज में आंसर खोजना, कितने लोग कर रहे हैं ये काम। मैं पक्का बताऊँ, कोई भी नहीं कर रहा। 2011 से लेकर 2016 तक मैंने जो करवा दी है, मैंने क्या बोला था, साथ के साथ इनके पैसेज के आंसर खोजना, पैसेज में पढ़ के किया किसी ने काम? प्रॉपर आंसर करते तो समझ में आ जाता आप लोगों को, पता चलता है। उससे क्या ना कि हिंट मिलता, आपका दिमाग चलता कि कैसे अपने को इनडायरेक्ट वे में चीज़ें पकड़नी होती है। ठीक है,
अब यही है, जो मैं काम बोलूँगा वो करोगे नहीं तो चीज़ें इंप्रूवमेंट कैसे होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं काम बोल रहा हूँ 25 प्लस सही होंगे, बस वही है कि उस लेवल पे काम करना पड़ेगा ना। अब जो जितना काम करते जाएगा उसको उतना कम सही होते जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं काम बोल रहा हूँ इतना काम 100% काम करना चाहिए। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन सही होंगे। अब वो जो काम कर रहा है 50 तो उसके 12-13 ही सही होंगे। जिसके 12-13 सही हो रहे तो समझ लो उसका ये हाल है, उसने काम नहीं कर रहा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। आदतों को पालन। सर, हाँ लास्ट वाली लाइन है ना, उसको एक बार और समझाओ। हम इस निरंकुशता से नहीं बच सकते, हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। बच नहीं सकते। ध्यान से समझ इस चीज़ को। हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। देखो समझो, जो सबसे मेन पैसेज है यहाँ से शुरू होता है ना। प्रकृति ने यह विधान किया कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कार्य करना अत्यावश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब आगे देखना, हम इस निरंकुशता से बच नहीं सकते हैं। हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, आपने जो बात समझे वो बात सही है। ऐसा भी नहीं कि अपन दिन भर कार्य ही करते रहे, ठीक है, परंतु इसने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है। अब देखो यही है कि आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। आपने सोच लिया कि अच्छा संतुलन होना चाहिए। संतुलन होने का बाद एक चीज़ याद रखना, मैं अभी तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो आर्गूमेंट ध्यान समझ, जब कभी आपने बचपन में वो तुला वाली देखी, ऐसी वाली जिसमें ऐसे 2 सामान रखे जाते थे, याद करो। हाँ, तराजू। तो उसमें संतुलन कब आता था? जब दोनों चीज़ क्या हो जाती थी? बराबर। बताओ, तो ये संतुलन की बात क्या कर रहा है कि 3 दिन छुट्टी करो आप और 3 दिन काम करो, तो ये तो गलत बात होगी ना। अब बताओ, संतुलन का मध्य संतुलन होना मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब पढ़ो नगीना, हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। अब कितना का मतलब आप ये मत समझो कि संतुलन हो सकता है वो। मैं अब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये एक छोड़ रहा है बात, पर मेन जो बात है, मुख्य विचार पूछ रहा है आपसे। वो मुख्य विचार क्या है? मनुष्य के लिए आवश्यक है काम करें, ज़्यादा सही को क्या है। और कभी भी है ना, एक चीज़ मैं अभी आज तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मतलब है ना, अगर यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन आप जाके देखोगे ना तो उसमें ऐसा रहता है, चाहे पेपर में भी आप देखना, यूपीएससी पेपर में ऐसे लिखा रहता है, आपको देखने को मिलेगा जब पैसेज आता है इनमें। यूपीएससी क्वेश्चन की ये विशेषता रहती है कि यूपीएससी खुद लिखता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि 2 ऑप्शन है जिसके आंसर ये हो सकता है, परंतु हमेशा आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सही है। ये चीज़ याद रखना है। यूपीएससी पेपर जीएस में भी खासियत रहती है और सीसेट में भी। तो ये है इसका मतलब, समझे, जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसको सही करना होता है, ना कि ऐसा नहीं कि वो आंसर लग रहा है। वो ऐसे भी नहीं। संतुलन का मतलब समझो, संतुलन तो बात होगी बराबर छुट्टी और बराबर वो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला, आदतों का पालन करने में कोई हानि नहीं है जब तक कि वे आदतें हानिकारक ना हो। तो हैबिट के बारे में बात कर रहा है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओ। वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इनसे हमें बहुत सी चीज़ें अपने आप करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें यदि हम हर बार नए और मौलिक विचार देकर करना चाहे तो अस्तित्व एक असंभव उलझन बन जाए। ठीक है, तो मतलब कुछ हैबिट होती है। अब तो ध्यान से देखना, यही आंसर है, छुपा पड़ा है। ठीक है, अब देखो, लेकर सुझाव है कि आदतें हमारे जीवन को कठिन बनाती है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव बात है। अब यही तो चीज़ समझ नहीं होती है। यहीं पे बोल दे आदत पालन में कोई हानि नहीं है जब तक इसमें आदतें हानिकारक ना हो, तो यही पॉजिटिव वाली बात कर रही है। तो ऐसे नहीं आएगा, कठिन बनाती है। अब देखो, हमारे जीवन में सटीकता लाती है, हमारे जीवन की मशीन बनाती है। देखो, ये 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब देखो, सटीकता लाना और जीवन आसान बनाना। अब देखो, मैंने कितनी बार बोला, जब भी कभी ऐसा लगे तो हल्का सा पैसे जाके पढ़ लो, यहीं पे लिखा डायरेक्ट। अब देखो, छोटे पैसे से फटाफट पढ़ा भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये आदत डालो, मैं फिर बार बार क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर 20-25 प्लस क्वेश्चन सही करना है कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये सही सोचो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सीसेट क्वालिफाई करना है अपने को, इसमें टॉप नहीं करना है। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग आदतों के पुलिंदे से शायद कुछ अधिक ही व्यवस्थित होते हैं। हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाए तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहिए। हम इनके बिना नहीं चल सकते हैं। वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती है। साफ सीधा लिखा है पैसेज में, आसान कर दिया, सरल कर दिया, बस शब्दों से बस खेल रहा है। सटीकता की कहीं बात ही नहीं कर रहा। काट दो, मैंने हमेशा कितनी बार बोला। अब देखो,
इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ दो ऑप्शनों में फंस जाओ हल्के सा, ये आदत में इसीलिए बार बार मैंने काम क्या बोला था 2011 से अब जैसे 17 तक हो गया, इनके आप आंसर खोजो जाके, नहीं खोज रहे होंगे तो दिक्कत होगी। ये मैं पहले ही बोल दिया था आप लोगों को, काम जो मैं बोल रहा हूँ वो काम नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। वही सटीकता का मतलब क्या है एकदम। अरे वो सटीकता तो ऐसे भी बहुत स्पेसिफिक वर्ड हो गया, वो ऐसे गलत जाएगा। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, तुम लोग मुझे लग रहा है इनको पैसेज मान के कर लियो। 17वां क्वेश्चन है सर अगला। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत छोटे पैसेज है, परंतु एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको ज़्यादा समझने में लगाओगे तो दिमाग ख़राब हो, जितना छोटा पैसे है उतना टफ होता है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन वाले जो टेक्निक अपनी वही अपनाया करो। फिर भी चलो देख लेते हैं किसकी बात करा, अधिकार की, ठीक है। अब देखो अधिकार की बात करें तो हमेशा दिमाग में लाया करो फंडामेंटल राइट, हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन सही कर लोगे आप। नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य हैं सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। अरे बोल दिया कि उससे समाज का भी कल्याण होता है, व्यक्ति का भी कल्याण होता है, बस आ गया आंसर। किसका, किस में बात कर रहा है? अधिकार का उद्देश्य केवल व्यक्ति कल्याण, क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, डायरेक्ट दिया समाज के कल्याण के बारे में, गया काम से। अधिकारों का उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण, क्या बात कर रहे हो, खुद का भी तो है। अब देखो यही है समझने वाली, कहाँ दोनों की बात कर रहा है, ये आ गया। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों है, आ गया आंसर। ये क्यों गलत कर दिया आप लोगों ने, किसका गलत हुआ था? ये तो सही था ये तो। अधिकारों को उद्देश्य सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्ति कल्याण है, अरे नहीं, अब देखो यही वही बात बोल दिया, सामाजिक कल्याण नहीं है व्यक्ति कल्याण है। देखो भाई दोनों बात है, ये देखो यही तो, यही पढ़ो। नागरिक वास्तविक विकास मतलब सेल्फ का भी होता है, अपरिहार्य है, अपरिहार्य का मतलब ये भाई अत्यावश्यक है, और सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं, बस दोनों होता है। तो यही चीज़ समझने वाली बात होती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। जिसका गलत हो रहा है मैंने गलत किया है कि यहाँ व्यक्ति कल्याण दिया ही है तो सामाजिक कल्याण क्यों दे दिया फिर से? अच्छा मुझे हाँ, अपना दिमाग लगा लो फिर अब यही तो बात होती है, और वहाँ डायरेक्ट पैसेज में दिए है। चलो ठीक है, अगला देखो। हमारे सामने कठोर परिश्रम है, जब तक हम अपने प्रण को संपूर्णतः पूरा नहीं कर लेते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वह नहीं बना देते जो कि नीति चाहती है कि वे हो, तब तक हम में से किसी को आराम नहीं करना चाहिए। तो ये बता दिया कि हम भारत को महान देश बनाना चाहते हैं, मोदी जैसे लोग मरेंगे नहीं मिटेंगे नहीं तब तक। अब देखो वही लोग क्या करते हैं, आगे जाके देखना, इधर देखो। हम सभी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, समान रूप से भारत के संतान और हमारे अधिकार विशेषाधिकार दायित्व बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम सांप्रदायिकता अथवा मानसिक संकीर्णता का बढ़ावा भी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी देश जिसके लोग विचारों तथा आचरण में संकीर्ण महान नहीं हो सकते। कितनी अच्छी लाइन बोल दी, द नैरो थिंकिंग द पीपल नेवर ग्रोथ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये क्या है, कोई भी देश जो लोग विचारों तथा आचरण में संकीर्ण महान नहीं हो सकता, तो ये क्या बात कर रहा है, बंधुता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत को महान बनाना है, ठीक है। ये हमें एक महान देश के नागरिक है, सुस्पष्ट प्रगति के कगार पर हमें उन उच्च आदर्शों को जीवन में उतारना है, ठीक है। तो भाई कहाँ बंधुता की बात चल रही है, हम सभी चाहे किसी भी धर्म के समान रूप से भारत के संतानों हमारे अधिकार विशेष का दायित्व बराबर है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रही है क्या करना है। और यहाँ पे ये भी अपने को करना है कि आराम नहीं करना, तो कठोर परिश्रम करना है, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। अब देखो ध्यान से देखना, समान विशेषाधिकार, नियति की पूर्णता और राजनीतिक, कहीं पे वैसी बात की है भाई भारत को महान बनाना है, उसके लिए कठोर परिश्रम करना है, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उच्च जीवन, आदर्श, प्रगति, विशेषाधिकार, ऐसा कोई बात नहीं है। साहसिक उत्साह, आर्थिक समानता तो कोई बात ही नहीं किया पूरे पैसेज में। ये देखो कठोर परिश्रम देखो, अब देखो कैसे मिल रहा है, यहाँ देखो हमारे सामने कठोर परिश्रम, देखो ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिलता है, इसलिए मैं एक दो लाइन पढ़ने का आदत डाल रहा हूँ, समझो कोई चीज़। कठोर परिश्रम डायरेक्ट आंसर मिल गया। भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। हम सभी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, समान रूप से भारत की संतान हो, हमारे अधिकार विषय का दायित्व बराबर है। हम सांप्रदायिकता तो मानसिक संकीर्ण बढ़ावा नहीं दे सकते, मतलब किसको देना है फिर, भाईचारा को। ये कोई भी देश जिनके लोग विचार तथा आचरण में संकीर्ण महान नहीं हो सकते, बस आगे आंसर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। अरे मैंने कितनी बार बोला, जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, ये अच्छे अच्छे वर्ड है, हमेशा आंसर होता है। ये राष्ट्रीय एकता इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। अब तो भैया इसमें बी लगा दिया, नहीं इसमें समझ में भी नहीं आ रहा ना कि राष्ट्रीय एकता की बात। तो इसमें बी इसलिए लगा। मतलब मैं कितनी बार बोला हूँ, यही तो है अमित, तुम लोग में जो बोलता हूँ काम करते नहीं हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ये सांप्रदायिकता जो आपने बोला ना सर,
तो सांप्रदायिकता का मतलब यहाँ मतलब कि राष्ट्रीय एकता जैसी क्या बात चाहे कर रहे और हैं? मतलब ये समझो ना, इनडायरेक्ट वैसे वो क्या बोल रहा है। अरे मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये तो वही बात हो गई। मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी भाई किस लेवल का एग्जाम है उस लेवल के समझो। ये कोई पुलिस का एग्जाम नहीं है, ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, कोई बच्चों की तरह एग्जाम नहीं है। इतना सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये भी समझ सको, हम सांप्रदायिकता अथवा मानसिक संगीत बढ़ावा नहीं दे सकते तो क्या चाहते हैं हम, कि भाईचारा हो, एकता हो, ये क्या है। अब इतना सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, समझे। अब मैं फिर बता, यहाँ भी तो लिखा है ना सर, हम सभी चाहे हम किसी भी धर्म के हों समान रूप से भारत की संतान है। हाँ ये क्या बात कर रहे हैं, ये सब वही है, भारतीय एकता की बात कर रहा है। अरे समझना पड़ेगा। मैं फिर अरे तुम लोगों ना इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो काम बोला था, मैं बोला था 2011 से लेकर जो जितने पेपर कराते जा रहा हूँ उसका आंसर खोजो, तब तुम्हारा लोगों माइंड चलता कि इनडायरेक्ट वैसे दिया रहता है वो हमेशा। अब यही ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा। यहाँ पैसेज में मैंने गलती कर दी, यहाँ पैसेज में विशेषाधिकार दे दिया ना सर, तो मैंने जल्दी से उसी को लगा दिया। अच्छा बस यही है। अब यही है, ये आपकी है ना पर्सनैलिटी की कमी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन यहीं पे कर देती है। आप जो गलतियाँ करते हो आपका व्यक्तित्व कमियाँ है ये, और जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक भूल ही जाओ चीज़ें। यही तो चीज़ समझिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। रूसो के अनुसार, और रूसो अगर आप पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। अब देखो रूसो के अनुसार, मतलब रूसो का थॉट अपना बता रहा है, व्यक्ति अपनी सत्ता को और अपनी पूरी शक्ति को सम्मिलित रूप से समिष्ट संकल्प के सर्वोच्च निर्देश के अधीन रखता है, और हम अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छेद्य अंश के रूप में लेते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर इतना मोटा मोटा समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना ठान ले संकल्प, समिष्ट संकल्प, और किसी के गाइडेंस में कोई वो काम करे, देखो निर्देश के अधीन रखता है, तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। हम अपनी समष्टि क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छेद्य अंश के रूप में लेते हैं। कहीं ना कहीं यही बात आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। मैं तो इसमें ए लगा दिया था कि नया लग रहा तो ये बस यही ऐसे लगाओगे, लेकिन है इसमें सी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व किया करो कि कुछ ना कुछ अपने को दिया रहता है। अब देखो ये क्यों गलत होगा, व्यक्तियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट हमेशा याद रखना, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो गलत होता है। दूसरी बात, कहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों, कहाँ बात हो रही है, कहाँ ऐसी बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, व्यक्ति को व्यक्तिक इच्छाओं का कुल योग, यही तो देखो यहाँ पे आगे लाइन पढ़ो, हमें अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छेद्य अंश, मतलब एक संपूर्ण का एक भाग लेते हैं व्यक्ति को। इसका मतलब टोटल क्या है, पूरा समाज है या सामाजिक सामूहिक कोई भी चीज़ है, मतलब ये व्यक्तियों कुल का योग नहीं है। अब देखो समुदाय के वस्तुपरक हित नहीं है, कोई मटेरियल हित की बात नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब देखो मैं फिर बता दूँ, कितनी बार मैंने बोला, बार बार ऐसे अच्छे वर्ड पकड़ा करो, सामूहिक कल्याण जो व्यक्तियों की वैयक्तिक इच्छाओं से भिन्न है। और ये बात तो सही है, कितनी अच्छी बात है, ध्यान से समझना। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आईएएस बन जाओगे, आपकी इंडिविजुअल फ़ायदा तो है, वो जब तक आप समाज के लिए कुछ काम नहीं करोगे तब तक वो समाज के कल्याण के लिए नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ भिन्न है। भैया सामूहिक कल्याण मतलब सभी का कल्याण जो व्यक्तियों की वैयक्तिक इच्छाओं से भिन्न है, ये बात सही है। बहुत बार भिन्न होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं, कुछ लोग समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, वो अपनी इच्छाओं को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग हैं ऐसे। सामूहिक कल्याण जो व्यक्तियों की वैयक्तिक इच्छाओं से भिन्न है, और यही तो बात है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, पैसेज पढ़ के नहीं समझ में आएगा, इनडायरेक्ट वैसे चीज़ें पकड़ने की कोशिश करो। अरे ये आखिरी लाइन है, यहाँ से हो रहा है, हम अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण क्या है के अविच्छिन्न अंश के रूप में लेते हैं। ये देखो इनडायरेक्ट वैसे है। मैं फिर बताऊँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन अच्छे वर्ड पकड़ो, देखो इसमें भी जो अच्छे वर्ड पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाता। और हमेशा यूपीएससी में फिर बताऊँ, यूपीएससी माइंडसेट कैच करने का प्रयास करो, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये बहुत छोटा सा पैसेज है। अब देखो ये आपकी मैच्योरिटी शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी अच्छी है। लोकतांत्रिक राज्य कौन है, भारत का हम एक एग्जांपल ले लो, जहाँ लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है। चलो भारत में तो नहीं है भाई, लोग तो यहाँ पे जनता बह जाती है। ब्रिटेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है, जहाँ लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है। देखो सबसे बड़ी चीज़ अब की बात, जैसे वहाँ लोग सोचो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, पुलवामा अटैक करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं। वहाँ पे ऐसा जैसे जोरिस जॉनसन था, उसने बहुत छोड़ दिया। उससे पहले एक हेली वेली थी, कोई एक लेडीज़ थी, उसने छोड़ दिया। ये होती है मतलब किस लेवल की, ठीक है।
सर्व सत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में बिरले ही संघर्ष होते हैं। तो जहाँ पे इतनी मैच्योरिटी होती है ना, वहाँ बहुत रेयर चांसेस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मतलब ये परिपक्व लोकतंत्र की बात कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है। मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, कहाँ ऐसी बात कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो ये तो पता लग गया परिपक्व लोकतंत्र, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। लोकतंत्र में संपूर्णता के वास्तविक पालन में बल प्रमुख तथ्य, क्या बात कर रहे हो। जब लोकतंत्र डेमोक्रेसी मैच्योर हो जाती है ना, तब वहाँ पे बल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो आखिरी लाइन बोल रही है। सर्व सत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में बिरले ही संघर्ष होता है। इसका मतलब सिर्फ बाइक सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो परिपक्व लोकतंत्र में संपूर्णता के वास्तविक पालन में बल एक बड़ी सीमा तक प्रमुख तथ्य होता है। यही तो बात है, बल नहीं रहता है। ये क्या हो गया, यहाँ देखो बिरले ही संघर्ष होता है। संघर्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब ऐसी बात है, किसी चीज़ की फोर्स की जरूरत है ही नहीं। बिरले का मतलब बड़ा होता है ना। अरे नहीं, विरले मतलब कभी बहुत कम चांसेस बनते हैं ऐसे, विरले का मतलब वो है। ठीक है, परिपक्व लोकतंत्र में संपूर्णता के वास्तविक पालन में बल का प्रयोग अप्रशंसनीय है। ठीक है, अभी ऐसा भी नहीं बोला है, संघर्ष होता है बहुत रेयर चांसेस, पर कभी तो कुछ थोड़ा हल्का सा जरूरत तो पड़ता है ना। ठीक है, छोड़ो। परिपक्व लोकतंत्र में संपूर्णता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक वर्ड, ये पकड़ो, मार्जिनल। मैं फिर बोला, देखो इन दोनों में क्या ही अंतर है। यहाँ बोल दो कि हमेशा होता ही नहीं, ये गलत बात है। कहीं एक उपाधि देते हैं, मार्जिनल हो जाता है मतलब कम हो जाता है बल। अरे यही तो चीज़ है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पर यही समझना होगा। विरले संघर्ष होता है मतलब बहुत कम चांसेज होता है कि जनता और जो सरकार होती है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो ये सरकार को बल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी ध्यान से देखना, जैसे दिल्ली में मान लो कि जब वो CAA NRC का विरोध हो रहा था, तो सरकार ने उनको हटाने के लिए पूरी आर्मी लगा दी थी। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि पूरा उस फोर्स को लगाना पड़ा। समझ रहे हो ये बात, जब वो लॉकडाउन बढ़ा उस टाइम में, उस दौर में। तो ये क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है बल का लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब जो मैच्योर डेमोक्रेसी है तो उसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं फोर्स लगाने की। जैसे अभी सोनम वांगचुक जो कर रहा है, देख लो वहाँ पे कोई बल लगा रही है, कुछ ही नहीं, क्योंकि वो भी एकदम डेमोक्रेटिक वे से कर रहा है। ऐसा नहीं कोई सड़क रोक रहा है, कुछ रोक रहा है, नो नेवर। तो ये चीज़ थोड़ा एग्जाम्पलों से परिचित रहा करो, जितना अवेयर रहोगे प्रेजेंट टाइम सिनेरियो से। और मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम सिनेरियो से ही कनेक्ट करके पैसे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी अगला भी पॉलिटिक्स का ही है। सफल लोकतंत्र में लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि और भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदान एक आवश्यक, बस यही आंसर है। ठीक है, जानबूझकर इस प्रकार की रुचि न रखना, मतदान न करना एक प्रकार की अनिहित अराजकता है। यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों को उपभोग करते हुए अपनी राजनीतिक दायित्व से मुख मोड़ना। किसके बारे में मतदान, ये तो फालतू की बात हो गया। मतदान की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, अरे नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। दायित्व आपका एक आवश्यक अंग है, आवश्यक अंग है तो क्या हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसमें मतदान का अधिकार नहीं हो सकता। नो नेवर, क्यों होगा। अरे वोट देने का, अरे नहीं, यही तो वो समझा रहा है। अधिकार तो आपको मिला हुआ ऑलरेडी, पर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हो। पहली लाइन पढ़ो ना, सफल लोकतंत्र राजनीति व्यापक रुचि में भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदान एक आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब उसमें पार्टिसिपेट करोगे तभी तो चीज़ें होगी ना। अब कहीं पे भी अधिकार की बात कर रहा है, मुझे पहली बार बताओ। बात है उसको आप यूज कैसे कर रहे हो, आप उसको यूज भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अधिकार तो मिल चुका आपको, मतदान का अधिकार की बात नहीं है कहीं पे भी। अरे कहाँ पे वर्ड लिखा है अधिकार, बताओ मुझे। अरे ये पहली लाइन पढ़ के ही इसका आप आंसर निकाल सकते हो। सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि में भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदान एक आवश्यक अंग। आगे पढ़ो, जानबूझकर इस प्रकार की रुचि न रखना मतलब आप अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हो। मतदान न करना एक प्रकार की अनिहित अराजकता है, और ये स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों को उपभोग करते हुए अपनी राजनीतिक दायित्व से मुक्त मोड़ना। ये देखो दायित्व, ये किसका गलत हुआ था, गलत तो हुआ होगा पक्का। ये मैं तो सही लगा, मतदान का अधिकार यही होता, कुछ भी समझ रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो। अब देखो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ये सारे पॉलिटिक है। किसी स्वतंत्र देश में नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्यतः, देखो वर्ड पकड़ो, सामान्यतः उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होता है। जनरली बोल रहा है, ऐसा नहीं हमेशा जैसे लोग भी। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? अरे मतलब हाई कैरेक्टर रहता है। हाँ, इसके साथ इसको पूर्वांक कर लेना भी सामान्यतः संभव होता है। सामान्यतः ये वर्ड पकड़ो, ठीक है।
कि वह इस स्थिति तक पहुंचेगा क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसके चारित्रिक गुणों को देखा जा सकता है। मतलब ये बता रहा है कि जैसे लीडर का पता लग जाता है कि कल आगे जाके लीडरशिप करेगा, बचपन में आप उसकी कुछ कुछ क्वालिटी देख के पता लगाया जा सकता है। देखो वर्ड सकता, किंतु किसी तानाशाह के मामले में हमेशा सत्य नहीं होता। अब ये देखो, ये बहुत अच्छी लाइन बोल दी। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी को अपनाएगा, ये सब कुछ चीज़ें, पर पता ही नहीं लगा वो कब तानाशाह बन गया। वह प्राय अपनी सत्ता की स्थिति तक संयोग से पहुंच जाता है और अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण। याद करो नेपोलियन, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर नॉलेज है तो नेपोलियन ऐसे ही था। वो वहाँ की फ्रांस की ऐसी स्थिति बन गई थी, नेपोलियन को बनाना ही था आखिर में। नेपोलियन को सब लोग जानते थे, परंतु वैसी स्थिति बन गई कि उनको बनाना पड़ा, तानाशाह को बनाना पड़ा एक नेपोलियन को। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये आखिरी लाइन, किंतु किसी तानाशाह के मामले में हमेशा सत्य नहीं होता। वह प्राय अपनी सत्ता की स्थिति संयोग से पहुंच जाता है, अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण। तो क्या है, जब कंडीशन ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तब उस कंडीशन में आके, मैं अब है ना इसके एक एग्जांपल देता हूँ अभी पाकिस्तान के बारे में, है ना। जब इमरान खान था ना अभी इससे पहले वाला, तो इमरान खान का अगर देखोगे उसकी PTI करके ऐसे उसकी पार्टी है, तो वो क्या था ना कि मतलब इंडिया के सामने हमेशा इंडिया के लिए बरगलाता रहता है। मतलब बोला जाता है कि इंडिया प्रो है। जैसे देखो इंडिया में क्या चलता है, पाकिस्तान का विरोध कर दो आप वोट जीत जाओगे, ठीक है। वैसे वहाँ पे चलता है कि आप कश्मीर की बात कर दो, ये सारी चीज़ें बात कर दो। तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मतलब और कोई लीडर था नहीं, ठीक है। वो सब करप्शन के मामले में जो परवेज़ मुशर्रफ क्या नाम था जो भी है, तो वो सब लोग, तो मतलब ऐसा हालात बने हुए थे कि वहाँ पे वैसे लीडर की जरूरत थी। दुखद स्थिति ऐसे हो चुकी थी कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल था। हाँ, नवाज शरीफ खाली कर देता, तो मतलब प्रॉब्लमों की निराशा की परिणति में कभी कभी तानाशाह लोग भी आ जाते हैं। मतलब इमरान खान तो फिर भी इतना, बाद में उसने अपनी छवि सुधार ली, अपन अगर स्टार्टिंग में उसके कैंपेन देखोगे ना तो बहुत इंडिया के खिलाफ तो ऐसा लगता था कि वो जैसे बनते ही वो अटैक कर देगा भारत में। तो परंतु वास्तविक स्थिति में जब व्यक्ति जाता है तब एक अलग बात बन जाती है। तो ये रहता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेपोलियन के बारे में। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज है तो उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेता अपनी भावी स्थिति का पूर्वानुमान कर लेता है, नेता नहीं करता भाई। अरे कहीं पे भी ऐसी बात नहीं बोला। नेता सिर्फ किसी स्वतंत्र देश के द्वारा चुना जाता है। इलॉजिकल बात हो गई। किसी भी नेता, ये वर्ड पकड़ो, किसी भी नेता को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका देश निराशा से मुक्त रहे। किसी देश में, ध्यान से देखना, किसी देश में बनी हुई निराशा की परिणति कभी कभी, देखो कभी कभी एकदम अच्छा वर्ड तानाशाही में होती है। अब ये देखो, अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण ऐसा होता है। क्या होता है, किंतु किसी तानाशाही मामले में हमेशा सत्य नहीं होता। वह प्राय अपनी सत्ता की स्थिति तक संयोग से पहुंच जाता है और अनेक बार तो सिर्फ अपने देश की दुखद स्थिति के कारण ऐसा होता है। डायरेक्ट आंसर। देखो ये वर्ड पकड़ना सीखो, ये तो सब एक्सट्रीम वर्ड थे सारे। यहाँ देखो कभी कभी, और पूरे अपन देखो पूरे पैसेज में अपन यही वर्ड पकड़ रहे थे। और देखो मैं फिर बताऊँ, जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये पूरा गेम ऑब्जर्वेशन का, आपके कैसा ऑब्जर्वेशन पावर है आपके। तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये बोल दिया सबसे बड़ा वरदान नहीं है। क्या नहीं है, भौतिक संपदा। आप जो मटेरियल के लिए पीछे भागते हो कि हम ओपुलेंस, बड़े बड़ा घर बनाए, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सबसे बड़ा वरदान नहीं है मानव जाति के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए द्वारा जीवन में इनकी जितनी मात्रा का वास्तविक रूप में उपभोग किया जा सकता है वो बहुत अधिक नहीं है। ये बात सही है। इसके एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है कि चींटी देखो जितना खाती है उतना ही वो उठा के लेके जाती है। पर मनुष्य को अगर पता लग जाए कि कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है, अगर उसको ऐसे बोल दे तुम जितना भर के लेके जाओ तो वो ट्रैक्टर ले आएगा, कुछ भर के ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। ऐसा होता है, आप भी देखते होंगे, सामान्य सी बात है। तो ये पूरा लालच वालच जो है उसी के बारे में सारी चीज़ें बातें बोली गई है। अब आगे देखते हैं कहाँ पे क्या बात कर रहा है। फिर भी समाजों के एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना आदमी स्तर के बाद सभी मानव प्रगति मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब स्वाभाविक बात है, ये सारी चीज़ें हैं, परंतु आदमी को ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे वो मतलब क्रिएटिविटी करनी चाहिए। किंतु फुर्सत के समय के उपभोग की संभावना संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है। जिन्होंने फुर्सत के समय उपहारों को सदुपयोग का कभी कभी अनुभव नहीं किया, वे लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए। इसका मतलब सीनियरता से निकल रहा है ताकि आप चीज़ें कर सको। अब ध्यान से देखना, फुर्सत के समय लोग सदैव, अब ये वर्ड काटो, सदैव उपहार के रूप में देखते हैं तथा उसको बहुत अधिक भौतिक संपदा जीवन के लिए करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, इन चक्रों मत पढ़ो, डायरेक्ट ये समझो। स्टेटमेंट का अपन पकड़ने वाली टेक्निक है। कुछ लोग, अब देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कुछ लोग द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीज़ों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना मानव प्रगति मुख्य। देखो आखिरी लाइन पढ़ो, अरे पूरा आंसर आ रहा है। अरे कहाँ है ये, देखो
जिन्हें फुर्सत के समय के उपयोग के सदुपयोग कभी भी अनुभव नहीं किया वे लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मतलब अल्पसंख्यक द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। अब देखो पूरा दिया है, जहाँ आदमी स्तर के सभी मानव प्रगति मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है, पूरा दिया है डायरेक्ट। और ऐसे भी पकड़ो एक्सट्रीम वर्ड कटा, कुछ वर्ड सही होता, कुछ वर्ड तो बहुत गेम चेंजर साबित होगा। मैं फिर दोबारा बताना, मेजोरिटी में देखें तो 2 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ही सही होता है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यही होता है अमित। मैं ये पूछ रहा हूँ केवल कि ऐसा भी तो अब देखो यही बात है, ध्यान से समझना। देखा तो मैंने। मैं हमेशा बात करता हूँ हाई परफेक्शन लेवल की, ठीक है। और तुम लोग अभी भी यही बात हो गई, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें मोक्ष दिला रहा हूँ, और अमित मोक्ष छोड़ के गाड़ी बंगले के पीछे भाग रहा है। ये तो वही बात हो गई। अरे वो लेवल तो अपन छोड़ चुके हैं, ये चीज़ समझो। मैं फिर बता, जो अभी भी जो मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है व्यक्ति, वो समझ लेना। फिर तुम वो छोटी मोटी ट्रिक वर्क कोई फिर गलत करोगे ये सारी चीज़ें। मैं परफेक्शन लेवल भाई, मैं तुम्हें स्टेटमेंट के लॉजिक आर्गूमेंट वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। पर मैंने कभी ये चीज़ क्या अमित, तुमने यही गलती है अमित। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो लेवल में पहुँचा रहा हूँ उस लेवल पे पहुँचो, नहीं तो फिर यही गलती करते रहोगे। चलो ठीक है, आगे देखो। मैं फिर बता रहा हूँ अमित, देखो मैं इस तैयारी के लेवल में जो कभी इस टाइप के वर्ड होते हैं उनको देख के काट देना, स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ना। अगर आज भी आप ये कर रहे हो तो एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बिहाफ पे लॉजिक लगाओ ना, फिर यही बात हो जाएगी। फिर वही लोग बोलते हैं कि यार ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है। इस अभिकथन में किंचित से कहीं अधिक सच्चाई है कि सामाजिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं मतलब एंशिएंट हिस्ट्री नॉलेज की बात कर रहा है। किंतु जिस बुद्धिमानी समझदारी के शब्द कहे उसने विशेष रूप से इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाई के दिन से अवश्य कुछ ना कुछ कहा होगा, कुछ ना कुछ। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, छोड़ो आ जाओ। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि बस जस्ट एक ये एबिलिटी डेवलप करो कि कुछ चीज़ें पढ़ के ध्यान से पढ़ समझ में आ जाए। इस तरह का अध्ययन कुछ ऐसे गुणों कुछ वर्ड देखो उद्घटित होंगे जिनसे विजेताओं के लिए जीत परिचालित हुए, और वे कतिपय कमियां भी जिनके कारण हारने वालों की हार हुई, और विद्यार्थी देखा कि प्रतिरूप शरीर लगातार बार पुनर्गठित होता रहा। ये सीधा सा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे विजेता रहे, तो उनके जीत के कारण क्या रहे, आप उनसे वो सीखो। जिनके हार के कारण रहे उनकी कमियां सीखो, क्यों हारे, ताकि अपने जीवन में उनको सुधार कर सके। सीधी सी सिंपल सी बात है ये, सीधी सी बात ये कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। और दूसरी बात, ये विद्यार्थी देखेंगे प्रतिरूप सदृश प्रतिरूप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी बात, अब ध्यान से देखना। इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है क्वालिटी की, ना कि ऐसा नहीं सिचुएशन। देखो सिचुएशन तो उल्टा करंट बेस पे करंट रहेगी, अपन लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल आधुनिक हथियारों से लड़ रहे हैं। बात ये रहेगी स्ट्रेटेजी क्या थी, देखो, क्योंकि उनमें से हमें से अनेक लिए सबक शामिल है। देखो ये 3 वर्ड जो नेतृत्व करते हैं, नेता बनने की अभिलाषा रखते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि लीडरशिप क्या होनी चाहिए, किसे लीडर बनना है तो कैसे जीतना चाहिए, क्या चालबाजी आनी चाहिए, क्या सारी थी। इस तरह के अध्ययन कुछ ऐसे गुण और विशेषता उद्घटित होंगे जिनसे विजेताओं के लिए जीत परिचालित हुई है। कारण बता रहा ना कि वो ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा है। अब यही समझने वाले, इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाई का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को नो, अबे ये गलत हुआ होगा मेरे अनुसार, सबका ये गलत हुआ होगा पक्का। जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है उसके लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। ऐसे कहीं पे भी मैं फिर बता, ये एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये चीज याद रखना। सर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने काट दिया था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ना कि जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है उसके लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। अनिवार्य वर्ड कौन? अनिवार्य एक्सट्रीम है, हट जाता, बट अगर यहाँ आवश्यक होता तो सही रहता। हाँ, ये देखो ध्यान से, इस अभिकथन कच्ची से कहीं अधिक सच्चाई है कि सामाजिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। और ये देखो वर्ड अनिवार्य तो मतलब थोपना हो गया। आवश्यक मतलब कि हाँ पढ़ सकते हो आप, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि आप ऐसा कोई जरूरी नहीं बिना पढ़े भी कुछ सीख सकते हो। मतलब अब यही तो वर्ड है ना, स्टेटमेंट के साथ यूपीएससी हमेशा खेलता है। अब यही तो चीज़ समझनी है।
अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले चीज़ों को समझो, वो चीज़ें पकड़ोगे ना तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। और अनिवार्य नेसेसरी वर्ड ये चीज़ें याद रखो, थोड़ा बहुत हल्का सा पैसे जाके माइंड लगाओगे ना चीज़ें सही हो जाएगी। अब देखो, परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से दो तरफा स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो कंक्लूजन इस टाइप से है। यह संभव है कि कुछ लोग परंपरागत समूह के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाएं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में जो उत्पन्न होने वाले नए समूह की पट्टी के साथ खुद को जोड़ लें। मतलब वही है कि कुछ लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते रहते हैं, कुछ नई मॉडर्न चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और सिंपल से इतना ही मोटा मोटा बात है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति ये होती है कि वह विविध वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों, अन्य समूह की समूह चेतना को पोषण करती है। तो कहीं कहीं राजनीतिक विकास की जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इतना तो समझ में आ गया। और पॉजिटिव देखो यहाँ पे अच्छी बात बता रहा है, तो मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में अच्छी बात बता रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। चलो अपन पहले ये सीखते हैं कि मतलब क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, परंपरागत समाजों के लिए, जो मान लो ट्रेडिशन समाज है, लंबे समय से बनी हुई निष्ठाओं से मुक्त हो पाना असंभव है। एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट, काटो। ठीक है, आगे देखो, परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक होता है। अरे नहीं, यही तो बात बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो परंपरागत जो है उनको बनाए रखते हैं और वो चलते रहते हैं अपने अनुसार। कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिक जो विकास में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो इन चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं। इनका कोई कोरिलेशन नहीं होता, ज़्यादा चांसेस नहीं है कहीं पे भी। उल्टा इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो इसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ना कि ऐसे नहीं परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना। और ऐसे कहीं पे देखोगे ना, कहाँ निष्ठाओं की तो बात हुई नहीं। परंपरागत संस्था और पहचान और निष्ठाओं के विघटन से, अब देखो ध्यान से देखना, इसके विघटन होता तब तो दो चीज़ें बनती है। और ये बोल रहा है कि इसके बनाए रखने राजनीतिक विकास सहायक होता है, वो पहली लाइन में बोल दिया कि अलग हो जाती है दोनों चीज़ें। अब यही चीज़ समझने वाली है। मैं फिर एक लाइन में पढ़ोगे स्टार्टिंग तो समझ में आ जाता है। अब देखो, परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों पर प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब यही तो चीज़ समझ में, अगर ऐसा होता तो फिर ये राजनीतिक विकास डेवलप ही नहीं हो पाता। तो अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक सोसाइटी है जो ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो कर रही है, कोई बात नहीं, तो नकारात्मक दिखाएगा नहीं, सकारात्मक दिखाएगा तो। हाँ, ऐसे भी देखो, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि कोई समाज है, जैसे मान लो कि भाई जैसे सती प्रथा थी, अब कोई ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है और दूसरा जैसे उसी टाइम जैसे राजा राममोहन राय थे, वो लोग मान लो कि कानून लाए, विलियम बेंटिक से मिले, कानून बनाओ। ठीक है, फिर बाद में कानून भी बनता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो कानून आज तक बनता ही नहीं और उसका पालन ही नहीं होता। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों पर प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि सती प्रथा उन्मूलन कभी होता ही नहीं, हटता ही नहीं। अगर ये बात गलत होती तो ये चीज़ सोचो ना, हमेशा ट्रेडिशन हमेशा हावी रहता। तो ये तो नेगेटिव बात कर रहा है। मैं दूसरे से पकड़ा था राजनीतिक विकास के सकारात्मक, फिर तो नेगेटिव तो किसी का दिखाएगा नहीं, सकारात्मक ही दिखाएगा। तो ये भी सोचो ना कि भाई इसका मतलब ये होगा ट्रेडिशन आज भी हावी है, तो ये तो गलत बात है ना। अब देखो, राजनीतिक विकास एक वर्ड एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। एकदम जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब ग्रोथ भी होगा तो डिक्लाइन भी होता है। ये संभव कुछ लोग परंपरागत समूह के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाए, जबकि अन्य लोग राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने नए समूह को प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लें। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति होती है कि वे विविध वर्गों, जनजातियों, क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों, अन्य समूह के समूह चेतना को पोषण करते हैं। ठीक है, मैं फिर बार बताऊँ, थोड़ा सा ना वाइड थिंक करोगे, जितना हिस्ट्री का जितना जीएस आप बार बार पढ़ोगे, नॉलेज हेल्प मिलेगी। जैसे ये स्टेटमेंट काटने के लिए यहाँ पे लिख लो राजा राममोहन राय सती प्रथा वाला। आगे सती प्रथा हावी होते वो लोग तो आज भी क्या वो हट पाती, फिर नहीं हट पाती, फिर नहीं हट पाती तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब सही होता फिर उस तरीके पर हट गई ना, तो फिर गलत है ये स्टेटमेंट। आगे देखो, पूरे विश्व में सरकार में प्रादेशिकता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 दशक से क्षेत्रों समुदाय की सत्ता की व्यापक अधोमुखी हस्तांतरण, मतलब सीधी सी बात है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है। डिवोल्यूशन पावर होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा पैसेज है, बहुत शानदार पैसेज है। जीएस में क्वेश्चन भी पूछे गए। देखो ये यहाँ राजनीतिक वैधता से आशय की निचले समुदाय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाली मांगे, जिनसे विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। कई मामलों में आधारिक स्तर पर इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना ही सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, और ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण प्राय अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाती। जो यही सेम एग्जाम्पल जो लद्दाख में चल रहा है। भाई लद्दाख में ना सोचो ना तो कोई विधानसभा है वहाँ पे, और वहाँ का सोचो एक ही जो एमपी होता है जो भेजा जाता है बस संसद में, इतनी बड़ा एरिया है। तो यही तो मांग कर रहे हैं कि हमें एक तो दो, हमें एटलीस्ट लोकसभा सीट दो आप,
ठीक है, वहाँ पे विधानसभा बनाओ या फिर हमें शेड्यूल 6 शेड्यूल में ऐड करो। मैं फिर बताऊँ पीटी में क्वेश्चन आएगा फिर 100% 6 शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें समझो। तो अब ये पूरा उसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर जैसे मान लो कि अगर वहाँ पे अभी सेंटर क्या कर रही है, सेंटर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से लगाने सोचेगी तो भाई समझ बात अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगा ना, वहाँ के लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, वैसा सिस्टम देना ही चाहिए ना वहाँ पे। तो ये पूरा उसके बारे में बात है, ध्यान से देखना। अब देखो बहुत ही बड़े बड़े वर्ड दिए हैं, पर अच्छे से वर्ड पकड़ेंगे अपन तो आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताओं के निर्माण के लिए और इस तरह सफल प्रति विकास और विकेंद्रीकृत सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली जन नेताओं को उभरना अनिवार्य है। अरे जन नेता उभर जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। अनिवार्य वर्ड मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ हमें समझा करो। सरकारी ऊपरी स्तर से क्षेत्रीय समुदायों पर कानून द्वारा अन्यथा प्रति विकास और विकेंद्रीकरण को अध्यारोपित किया जाना चाहिए। देखो आखिर में तो नेगेटिव बात बोल रहा है कि नहीं किया जाना चाहिए, उल्टा उससे अच्छे से विकास नहीं होता है। यही तो चीज़ समझने वाले, आखिरी लाइन पढ़ो। ऐसे मामले विकेंद्रीकरण प्रक्रिया पर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, कब, जब मान लो कि ऊपर से थोपा जाता है। प्रति विकास होने के लिए जनता में क्षेत्रवाद की प्रबल भावना होनी चाहिए, तो एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्षेत्रवाद की क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर जब बहुत खतरनाक विरोध होता है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। डेमोक्रेसी में चीज़ों का ना सुलझाटा होता है, बैठ के आराम से सुलझाया जाता है। अब देखो अभी क्यों सही है, ध्यान से समझना। प्रति विकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा, देखो कितना अच्छे प्यारी प्यारी लाइन बोल रहा है, आराम से बोल रहा है। ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर में, यही बार बार बोल रहा था, निचले स्तर के लोगों की इच्छा के स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो और आधारिक स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी हो। यही तो है बात। और मैंने स्टार्टिंग में पैसे पढ़ते ही बोल दिया था बात है पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। जैसे लद्दाख में क्या हो रहा है भाई, वहाँ के लोगों को भी तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही है उनको बिना पूछे ही, और सोनम वांगचुक काहे वो उस पर बैठा है धरने पे। मेन बात यही है ना भाई, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता होना चाहिए ना हमारे लिए क्या ज़रूरत है क्या है। अरे ये अभी देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बीजेपी हमेशा कैपिटलिज्म गवर्नमेंट, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सीधी सी बात है कि कौन बिजनेसमैन हमें कितना पैसा दे सकता है, तो वो वाली बात है। इस पैसेज में बता रहा है ना सर कि जो पहले होता था ना कि सबसे पहले जो जरूरतें होती थी ऊपर से देनी शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार जो है कि निचले स्तर से शुरू करती है फिर ऊपर जाती है। हाँ, योजना आयोग का एग्जांपल दे सकते हो। नीति आयोग जो है डाउनवर्ड है आजकल। देखो पहले होता था टॉप डाउन अप्रोच, आजकल बॉटम अप्रोच होती है, ठीक है। अब अगला देखो, हम डिजिटल काल में रहते हैं, हाँ ये पता है। डिजिटल सिर्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके उपयोग कार्यनीतिक रूप से विशेष तौर पर कुछ कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमारा यह प्रतिज्ञान, हम कौन है, हम चारों दुनिया को इसके प्रकार जुड़ते हैं, हम जीवन से छोड़ो, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है, इतना समझ में आ गया। स्मार्ट गैजेट जो आप यूज करते हो उनका क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो बात वही कर रहा है। अब आ जाओ, डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वह दशा और संदर्भ जो हमारे आत्मबोध, ध्यान से समझना, समाज बोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को परिभाषित करता, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। मतलब आपके डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है, हर चीज़, आज प्रशासन देखो पूरा इसी से चल रहा है। आपकी पूरी दिनचर्या बिना सोचो, बिना मोबाइल के जीवन, बिना टीवी के, ठीक है, बिना इंटरनेट के, सोचो क्या रहेगा। तो यही है, सारी बात उसी के बारे में बोल रहा है, ध्यान से समझना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिडक्शन मेथड अपनाया करो हमेशा। पहले आंसर की तरफ मत भागो, यही होते हैं ना कि जीवन में कुछ आप नॉलेज गेन करो, ऑटोमेटिक सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। अब देखो, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शासन की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो डिजास्टर का समाधान कैसे कर देंगे, मतलब हेल्प मिल सकती है, मतलब समाधान, मतलब समझ रहे हो, ये तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, ये तो फालतू की बात बोल रही है। अगला देखो, हमारी रचनात्मकता और कल्पना को डिजिटल माध्यम को बिना अभिव्यक्ति नहीं किया जाती। ये देख रहे हो इस टाइप के स्टेटमेंट जब डिजिटल तंत्र, गांधी कैसे काम कर रहे थे, डिजिटल तंत्रों का उपयोग भविष्य में मानव के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। अरे अभी प्रेजेंट में आवश्यक है, भविष्य में क्या बात कर रहे हैं, अत्यावश्यक है। और दूसरी बात, अस्तित्व के लिए बोल दिया। क्या आप बिना मोबाइल के जीवन नहीं जी सकते अमित? अरे जी तो सकते हो ना बात है, हाँ वो भी तो है ही। अब ये तो अस्तित्व के लिए बोल दिया है कि मानव, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब मानव ही खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करना हमारे जीवन और दिनचर्या की बात करना है, एकदम सही बात है। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करोगे तो क्या बात कर रहे हैं, पहली बात तो जिससे बात कर रहे हो वो भी एक फ़ोन ही है अब सुबह उठते हो क्या कर रहे हो, उठते फ़ोन, लोग मैसेज देखते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब सिंपल सी बात है। अरे सब देखो पूरा सारे लिखा हुआ है। हम डिजिटल काल में रहते हैं, डिजिटल सिर्फ ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका उपयोग कहीं से
कहाँ तक नहीं मैच किया सर ये ऑप्शन बी? मैच नहीं किया मतलब? मैम इस पैसेज के अनुसार ये कहीं मुझे अब मैं इतना यही नहीं है, सोच पाया जब तुम बस तुम्हें तो वही है ना सर कि लिखा। लास्ट में दिया हुआ है, सर लास्ट में दिया हुआ है, डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वह दशा और संदर्भ है मात्र होने से अधिक जो हमारे आत्मबोध, समाज बोध, शासन संरचना बोध के आकार सीमाओं को परिभाषित करते हैं। ये नहीं, ये देखो डिजिटल हर जगह विद्यमान और हवा की तरह दृश्य है। हम डिजिटल वेव मैंने तक सर अंदर इसको रहता है। लास्ट में पकड़ा दिया। अरे वैसे भी अरे मैंने क्या बोला है, अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, कोई एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। इसमें ऐसे क्या बात है, सही बात तो है ना, खुद से अप्लाई करके देखो ना। बिना आप डिजिटल लाइफ पे सोचो, आप लाइफ स्टाइल पूरा इसी पे बेस है। मोबाइल से आप उठते हो, मोबाइल आप नेट यूज़ करना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, आप सब इसी पे ही है। यही ज़्यादा मिला, डिजिटल हर जगह विद्यमान और हवा की तरह दृश्य है, यही से मैच भी सब जगह मेन बात ये नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अमित तुम फिर वही बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मैंने कितनी बार बोला, इतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, आप कुछ चीज़ समझ के उसका अभी ये को जरूरी नहीं आपको एकदम डिक्टो दिया हो वहाँ पे, रेस भरे से बैठे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आई में अपने ध्यान दिलाया कि एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के समक्ष मध्य, देखो याद करो मैंने ये वो पहले भी समझाया था ये, और मैंने बोला था उस टाइम में, देखो ये है रिपीटेशन, ये चीज़ समझो, अगर गहराई से अध्ययन करोगे ये चीज़ें सब एक जैसी ही आ रही है। उस टाइम भी मैंने समझाया था। मिडिल इनकम ट्रैप मतलब आज याद आ रही है, तुम्हें उस दिन भी समझाया था मैं। मध्य आय जाल। हाँ, अब क्या देखो अब यही है, अब तुम लोगों को यही नहीं पता, मैं पढ़ा भी चुका और मैंने उस दिन एकदम अच्छे से समझाया था ये चीज़, और उस टाइम भी ये पैसेज में आया था। देख लो, तुम क्लास की चीज़ों को वो नहीं रख पा रहे हो। तुम लोग किसको किसको पता है मैंने पढ़ाया था ये चीज़? सर मुझे नहीं पता है, पर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मेरा भी गलती। ध्यान में नहीं रहा, और ये पैसेज भी मेरे को थोड़े से ध्यान में, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा मेरा कि कहना क्या अरे जा जब रहा है। सोचो, मैंने उसी दिन समझा दिया था मीडियम, मैंने बोला भी था कि 2019-20 के दौर से ऐसा हो रहा है, बहुत सारे आर्टिकल आए कि भारत भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म वाला याद करो, क्रोनिक कैपिटलिज्म वाला, मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है उस पैसेज की, क्या बात कर रहे हो आप? फिर यही है, आप लो देख लो, फिर क्या ही करते हो आप लोग, जाके देखना मिलेगा आपको, ठीक है? मैं नहीं बताऊँगा, मैंने अच्छे समझाया था। बात ये ना, आप फिर क्या करते हो, फिर तो मैं वही 1000 चीज़ें बता दूंगा, आप लोग याद ही नहीं कर रहे हो। मैंने उस दिन बोला भी था, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यम आय जाल के कई कारणों की पहचान करता है जिनसे कोई भी आश्चर्य नहीं है, परंतु IMF कहता है कि सर्वरूपेण कारण उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। जो भी है मिडिल इनकम ट्रैप है, उसके सबसे मेन रीजन है कि प्रोडक्शन में गिरावट है। बस सीधी सी बात है, यही है, यही आंसर होगा इसका। अब देखो रिडक्शन मेथड अपनाते हैं सबसे पहले। जहाँ तक उत्पादकता वृद्धि के प्रश्न है, एशिया की अर्थव्यवस्था निष्पादन संतोषजनक नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अब मैं फिर बताऊँ, इस टाइप के वर्ड हमेशा देखना कर, ठीक है? एशिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि गति बनाए रखना कोई आशा नहीं है। नहीं ना, कौन सा मार दिया था? अच्छा यही मार दिया होगा, बी है ना? हाँ भी लगाया था। बस यही बात है, यही मैं बार बार बता रहा हूँ। जो लोग ये अमित भी जो पकड़ रहा है ना, अमित पक्का बता रहा हूँ गलत हुआ होगा तुम्हारा। मैं तो बी मारा था इसमें। अमित कहाँ भाग गया? जी सर। हाँ बी मारा होगा ना? मैं यही से अब देख लो, तुम लोगों की मैं मेंटेलिटी समझ रहा हूँ ना। तुम लोग यही है, जब तक तुम लोग सोच रहे हो कि अच्छा उसमें लिखा है वही, जब तक स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे। इसमें मैंने गलती की ना सर, कि जैसे कल भी मैंने बहुत सारी गलतियां की, और कि कुछ वर्ड भी गलत हो रहा है तो मैंने उसको थोड़ा सा सही किया, और पैसेज पढ़ने के बाद भी सर, और एक वर्ड मिल गया, कंफ्यूज हो रहा हूँ तो एक वर्ड वाला मैं टिक मार दिया, ऐसे तो अभी मैं हो बता रहा रहा है। हूँ ना, ट्रिक के बच्चे वाले लेवल पे ही खड़े हो तुम। अब वही है, मैं ट्रिक बता ही नहीं रहा हूँ, मैं भाई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पैसेज अब पैसेज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है ना सर, तो ये ऐसे कर रहा हूँ मैं। अब तुम ऐसे करते हो, सुनो ध्यान से। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने कितनी बार हमेशा बोला, तुम लोग डायरेक्ट आंसर खोजना, मैंने कितनी बार बोला यहाँ पढ़ो, ये सबसे मेन बात है। बात तो रिजल्ट उत्पादकता, यहाँ पे कहाँ उत्पादकता की बात कर रहा है? मध्यम आय जाल में फंसना तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की एक सामान्य विशेषता है, जनरलाइजेशन करती है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल दिया है। अब मैं कितनी बार बोला हूँ, ठीक है? कंक्लूजन जो होता है, निष्कर्ष होता है, वो आखिरी लाइनों में छिपा रहता है, यहाँ पे वर्ड पकड़ना करो। अब देखो ध्यान से देखना, किसी देश के मध्यम आय अवस्था में पहुंच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है, यही तो बात बोल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आय की वृद्धि रुक जाती है। कितनी अच्छी बात बोल रहा है। अरे मैंने जाके वीडियो देखना, मैं अभी मैं बता रहा हूँ, एक क्रोनिक कैपिटलिज्म वाला आया था, फिर उसी के आखिरी पैराग्राफ मध्यम आय जाल वाला बोला था, फिर उसका कारण बताया था कि इनके कारण ऐसा होता है। फिर मैंने एग्जांपल दिया था, 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, तो और लोगों के पास
हाँ, तो 10% बोला, 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। तो आप सोचो 90% लोगों के पास 10% संपत्ति, तो उनकी आय कैसे बढ़ेगी? और नहीं बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, फिर क्या होगा? तो यही सारी चीज़ है, यही चीज़ है। 15 में है ये शायद। अब जो भी हो कब भी हो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं ये बता रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। अब समझ रहे हो ना कि ना, पक्का आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं होगा। अगर ये बी मारा इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। और दूसरी बात, आप भी डायरेक्ट आंसर खोज रहे थे। नहीं सर, मैंने ना इसको अलग तरीके से सोचा था कि किसी देश में मध्यम आय अवस्था में पहुंच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है, और इधर मैंने पढ़ा था कि मध्यम आय जाल में पड़ जाने का संकट बना हुआ है, तो मैंने कहा संकट बना हुआ तो फंसना हो गया, तो उससे रिलेट करके लगाया। ठीक है, यही तो गलती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कहीं अब मैं कितनी बार बोला हूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो यही बोला है। अब देखो यही मैं कितनी आखिरी वाला पैराग्राफ में क्यों पढ़ने को बोलता हूँ। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से चलो। आईएमएफ आधारभूत संरचना से लेकर कमजोर संस्थाओं तक और अपर्याप्त रूप से अनुकूलित समष्टि आर्थिक दशाओं तक मध्यम आय जाल के कई कारणों की पहचान करता है। ये खुद ही बोलते हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके, जिनमें से कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। हो सकते बहुत सारे कारण हैं, परंतु आईएमएफ कहता है कि सर्वरूपेण कारण उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। सबसे मेन कारण जो है, प्रोडक्शन जब गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ बाहर निकाल देगी, उनकी आय इनकम कम कर देगी, तो स्वाभाविक बात है। अब पढ़ो, किसी देश के मध्यम आय अवस्था में पहुंच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय की वृद्धि रुक जाती है। बस यही है। अगला देखो, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं जो मैं चीज़ें समझा, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें करो, कहीं ना कहीं वहाँ लैकनेस हो रही है। जो तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हो ना कहीं है, जो मैं चीज़ें तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और जो आप लोग कैच कर पा रहे हो वो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और मैंने सोचा, जो सबसे बड़ी बात तो ये मैंने जब समझा दिया था उस टाइम, जाके देखना वो वीडियो, 2015 में। और जाके देखना वो वीडियो, उसमें साफ डायरेक्ट मैंने किया। अगर वो चीज़ याद रहती ना तो आप डायरेक्ट बिना पढ़े डायरेक्ट ये आंसर मारते। उसमें मैंने यही चीज़ समझाई थी। फिर क्या ही मतलब हुआ। और मैं इसलिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये पैसे सारे 2011 से 2023 तक पैसे अगर अच्छे से आपके एकदम मन मस्तिष्क में रहे तो आप ये मान के चलो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व कर लोगे कि देख रहे हो रिपीटिव है, क्लाइमेट को, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटी वाले, ये सब रिपीटिव है। अब यही है कि आप उनको चीज़ों कंसेशन नहीं कर पा रहे, रख ही नहीं पा रहे माइंड में, और वो तभी आएगा जब बार बार देखोगे आप। अब आगे देखो, इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में उन्नत होगा, जिससे सभी भारतीयों के जीवन में सुधार आएगा। ये चीज़ याद रखना। न परंतु R&D बढ़ती हुई सामाजिक असमानता कम कर सकते हैं और दूध शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबाव से मुक्त कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोला है, मतलब बहुत पॉजिटिव पैसेज है। देखो पता, ये बहुत बार ऐसे भी आता है पैसेज कि क्या साउंड है, क्या है। ये तो यूपीएससी नहीं पूछता, पर कोचिंग को कि आंसर अब मैं सीसीएट के टेस्ट भेजूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। रेडी हो जाओ, अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक तो उसके कम नंबर आएंगे। आगे देखो, ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठान क्षमता मूल्यांकन कर एक नवप्रवर्तन अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रभाव को सामना कर सकता है। समावेशी नवप्रवर्तन वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम कर सकता है। बहुत अच्छी बात बोल रहा है, पता गरीबी लोगों के लिए आर्य अर्जन के अवसर उत्पन्न कर सकता है। बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है, और इसके बारे में बोल रहा है, समावेशी नवप्रवर्तन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, R&D के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पूरा पैसेज यहीं समझ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, R&D के बारे में बोल रहा है, बस कहाँ है इसके बारे में बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, आ जाओ। समावेशी नवप्रवर्तन R&D, बस यहाँ पे ओनली R&D की बात कर रहा है, तो ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक तरीका तो ये भी है। अब फिर मैं देखो ध्यान से समय, अब देखो एक चीज़ देख रहे हो, सब में सकता आ रहा था, तो उसी स्टेट में सकता जरूर आएगा। समावेशी नवप्रवर्तन R&D एक समतावादी समाज बनाने में सहायता कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्यों कटे। द्रुत शहरीकरण केवल तभी होता है जब किसी देश के आर्थिक, तो क्या बात कर रहे हैं। तेजी से विकसित होने वाले प्रत्येक, ये देखो, प्रत्येक देश को कृषि और अन्य क्षेत्र के उत्पादों के बीच विविध निर्णयों करने की आवश्यकता है। गाँव से शहरों प्रदूषण कम करने के लिए नवप्रवर्तन R&D एकमात्र रास्ता है। अब देखो ये किसका गलत हुआ, ये भी हुआ किसी का गलत। ऐसे कोई विद्वान है? ये सही है, ये सही है मेरे को। यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में, देखो देख रहे हो क्लाइमेट चेंज, और अपन 2011 से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, लोग बढ़ते हुए पर्यावरण जोखिम में पड़ जाएंगे और फलस्वरूप प्रदूषण के लिए विवश हो जाए। माइग्रेशन की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण, बात समझ में आ गया। ठीक है, यही जलवायु कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तभी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा। जलवायु जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण होता है कई देर बल है, परंतु आवश्यकता है जलवायु प्रभावित लोगों देशों के अंदर में हुए प्रदूषण की भी पहचान की जाए ताकि उनकी समस्या उचित हो। सीधी सी बात है, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, बस आगे आंसर।
समझ में आता है। क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो माइग्रेशन होता है उनको अच्छे से समझा जाए, बस सीधी सी बात है। अब देखो पक्का गलत किए हो, ये पक्का गलत हुआ होगा, मैं देखना रीजन में समझा रहा हूँ, रीजन जो नहीं अच्छा ये काटो मैंने कितनी बार बोला स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा करो। अब देखो देखते हैं, विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थी परिवर्तन का सामना ही नहीं कर पाएगा। क्या बात कर रहे हो, तो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। जलवायु परिवर्तन को और आगे वर्ड याद रखो, और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें तरीकों साधन ढूंढने चाहिए। अच्छा ठीक है, भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों के परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहेगा। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जलवायु परिवर्तन और परिवर्तन के बीच, अब देखो ये आखिरी वाली लाइन में कितनी बार बोलता हूँ, परंतु आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर हुए परिवर्तन को भी पहचान की जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए, ताकि उनके समस्या का निवारण किया जा सके। बस यही बात है। जलवायु परिवर्तन और परिवर्तन के बीच संबंध अभी भी सही रूप में समझा नहीं गया, इसीलिए तो प्रॉब्लम है, इसलिए समझना है। अब इस वर्ड को देखो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अब पढ़ो। परंतु आवश्यकता क्यों है कि आपने समझा नहीं है, इसीलिए समझने की जरूरत है। जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर परिवर्तन की भी पहचान की जाए, ताकि उनकी समस्या को उचित। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये समझो। और आप सीधा खोजोगे किसे गलत हुआ, ये गलत हुआ होगा पक्का, 100% मैं बता रहा हूँ। मेरा हुआ है। हाँ बस मैंने बोल रहा था ना, ऐसा हो ही नहीं सकता गलत। तुमने क्या मारा इसमें? मेरे सर दिमाग में वही था कि नहीं वाला तो गलत ही है, तो इसके अलावा मुझे ऑप्शन ढूंढना है, तो मैंने इसमें फिर सी लगाया। जनरल स्टेटमेंट सर, मुझे इन सब में सबसे ज्यादा जनरल स्टेटमेंट ना बी ही लग रहा है मुझे। अभी भी कोई कहे नहीं सर, एकदम से दिमाग ने शुरू किया ना कि नहीं वाला तो होगा ही नहीं, तो फिर वो पढ़ाई नहीं मैंने ठीक से। यही बात है ना, यही मैं बता रहा हूँ। तुम यही होता है ट्रिक के लेवल पे। तुम मैं भाई उस लेवल को छोड़ चुका हूँ, मैं कितनी बार मैं स्टेटमेंट पे खेल रहा हूँ। अचानक से सर क्वेश्चन सामने आया, अचानक से दिमाग में तुरंत ही दिमाग ने रिएक्शन किया कि नहीं तो नहीं होगा। रोकने के लिए अपने तरीके और साधन ढूंढने चाहिए। इसका क्या होगा मतलब? अरे बात मैंने कितनी बार बोला, मैं बता रहा हूँ, मैंने कितनी बार बोला, मैं पैसेज की आखिरी की स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ता हूँ, आखिरी 2-3 लाइन पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ भाई? इस चीज़ के लॉजिक है इसके पीछे भाई देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। हर बार क्या तो यहाँ से लाइन में आंसर आता है कि स्टार्टिंग से लाइन से आंसर आता है। और जब निष्कर्ष पूछता है, याद रख लेना हमेशा ये आखिरी की लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, सुधार कर लो कहीं ना कहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, यही होता है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग फिर अपने लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कोई नहीं, गलती होती है, परंतु इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए कि आप बिना कोई से पढ़े ही ऐसे मार रहे हो, समझ रहे हो मैंने क्या बोला। ठीक है, धीरे धीरे होगा, चलो कोई नहीं। अनेक किसान फसल को हानि पहुँचाने वाले कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ विकसित देशों में तो कीटनाशकों की खपत 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच रही है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट अब समझ में आ गया क्या पैसेज है जो अपन यूज करते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, उनके बारे में बात चल रहा है। अब देखो इधर, वे परिप्रेक्ष्यों की जैव विविधता को बनाए रखने, पर्यावरण संतुलन तथा मनुष्य स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक हुए हैं। पौधे में बनाए गए वानस्पतिक कीटनाशक जैव निम्नकरणीय होते हैं, ध्यान से देखना, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और फसल सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। ये किसकी बात कर रहा है? जैव निम्नीकरण की, मतलब अपने को यूरिया की जगह इनके यूज करने चाहिए। सीधी सी बात है, ये तो जीएस का टॉपिक है, ध्यान से समझ जाओगे। अरे तो यूपीएससी जीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना है चीज। अच्छा सर, ये संधारणीय में मतलब भी तो सस्टेनेबल ही होता है। हाँ, तो उससे क्या है? अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में बात कर रहा है। एक संश्लेषित जो कीटनाशक होते हैं और एक जैव उर्वरक होते हैं। तो जैव उर्वरक पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस उसी तरीके से देखते जाओ, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशक उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अपन कर कैसे रहे फिर? एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काटोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी, मतलब समझ रहे हो? अरे भाई परिस्थिति ऐसे अपने को बनना चाहिए। हाँ, ऐसे कमियाँ, उनके कुछ फ़ायदे भी तो हैं, परंतु वह कुछ नेगेटिव है उनके, कभी नहीं करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना वो। अब देखो, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पतम पारिस्थितिक अनुकूलन को सुनिश्चित करना है, एकदम पॉजिटिव बात है। अब ये देखो यहाँ पे दिया भी है, जैव पर्यावरण संरक्षण कम होने सहायक है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, वानस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। ये देखो मैं फिर बताऊँ, कहीं कंपैरिजन नहीं किया गया है। और ऐसे भी पहले को काटते ही आंसर आ रहा था। देखो यहाँ से देखो,
मैं फिर बताऊँ, कभी डाउट लगे तो डायरेक्ट पढ़ लिया। वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इनके उपयोगकर्ताओं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में कुछ घंटे तथा दिनों में हानि रहित यौगिकों में टूट जाते हैं। कीटनाशक विशेषता से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिक तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद है। अधिकांश मृदा में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विघटित कर देते हैं। तो सीधी सी बात है। तो वानस्पतिक कीटनाशक जो संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। ये प्रभाव इफेक्टिव बात नहीं कर पाते, पॉजिटिव है। और ऐसे भी देखो, ऑप्शन जैसे कटा अपना, और 2-3 होता तो शायद अपन सोचते इसके बारे में। यूपीएससी में फिर बार ये भी सोचा करो, यूपीएससी ऑप्शन ही ऐसे बनाती है। और मैं श्रीलंका ने किया था, शायद मुझे लगता है इसी साल किया था, 17 में ही किया होगा। श्रीलंका ने किया था बैन, तो उसका क्रैकडाउन हो गया था एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखो ध्यान से देखो, जैव कीटनाशक विषय में, जैव कीटनाशक पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखेंगे। वे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है, एकदम सही बात है। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव। वे पर्यावरण में लगातार बने रहते तो फिर नेगेटिव बात हो जाएगी। काटो, ठीक है। वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये बस एक्सट्रीम वर्ड काटो, आंसर आ गया। किसका गलत हुआ ये दोनों में से? गलत तो मेरा हुआ लास्ट वाला। हाँ, पक्का 1-2 मार दिया होगा। नहीं, 1-2 नहीं लगाया सर। फिर क्या मारा? फिर क्या मारा? 1-3 या 1-2-3 मार दिया? जो सॉल्व कर रही थी ना, मैं सॉल्व कर रही थी, साइंस का पैसेज है, मैं टिक कर रही थी। ये भाई धन्य हो कहाँ तुम्हारे चरण भाई। ये सीसेट है, ये जीएस की ट्रिक मत लगाओ इधर। अब यही है तुम लोग, कैसे मैं समझाऊं तुम लोगों को। देखो यही होता है, मैं फिर बार होता हूँ, मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ ना, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो चाहिए वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब बात है कि कौन कितना अप्लाई कर पाता है। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, अगर तुम लोगों का आज भी एग्ज़ाम हो जाए, अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, बताया है, अगर अप्लाई कर लोगे जीएस सीसेट तो आज भी निकल जाएगा, अगर आपने अप्लाई कर लिया। इन सब चीजों को करने में टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि ये जितनी गलतियां होंगी, ये जैसे जैसे कम होती जाएंगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ वही तो, पर मैं बता रहा हूँ ना ये बात कि मतलब दैट्स द फाइनल लेवल। आप बस वही आप उस लेवल पर कैसे पढ़ो। अब देखो ये तुम लोगों के सामने है ना, देखो ये है, कितना इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। पास एग्जाम क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से देखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो मैं जो ट्रिक समझाया हूँ, वो ट्रिक के लेवल पे मत सोचो, उसे स्टेटमेंट लेवल पे पहुँच चुके हैं, पर एक लेवल आगे पहुँच चुके हैं। यदि 4 कथन सत्य हैं, कथन 4 सत्य हैं, कुछ रंग सुखद नहीं है, मतलब कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको देखते ही थोड़ा बैड फीलिंग आती है, जैसे ब्लैक मान लो, ठीक है, ब्लैक कलर हो गया, थोड़ा रेड हो गया, ठीक है। इस टाइप जो कलर होते हैं जिनको देख के अच्छा नहीं लगता। अब मान लीजिए ये है कि अपने मान लिया कि ब्लैक जो कलर है वो अच्छा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब ध्यान से देखना, सभी रंग सुखद है, ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बस 1 कथन असत्य, यही आंसर आएगा। अब देखो इसमें कोई ज़रूरत है, ओनली जस्ट मैं बार बता रहा हूँ, मैं उस लेवल पे तुम लोगों को लेके जा चुका हूँ। ये चीज़ समझो, जहाँ पे अपन स्टेटमेंट को पकड़ेंगे वहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो सही बात हो जाए, कुछ रंग सुखद है, कोई भी रंग सुखद नहीं, ये भी एकदम कट जाएगा। तो देखो अगर ये ऐसा कुछ ऑप्शन बनता है कि 1 असत्य 3 असत्य, तो वो आंसर होता। 3 असत्य गलत, ठीक है, 1 सत्य गलत, 2 असत्य, क्या बात करें, 2 तो सही है, गलत। समझो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब यही है कि तुम लोग किस लेवल पे हो। अभी तो अमित यही खोज रहा है कि मुझे पैसेज में आंसर नहीं मिल रहे। वही है कि आप किस लेवल तक पहुँचे और किस लेवल तक पहुँचना बाकी है। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे क्या ही होगा रे, क्या ही करोगे। चलो ठीक है, आप देखो 2017 इतना डीप एनालाइज पैसेज का सर मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। तो करना है ना, एग्जाम निकालना है तो करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, यही एग्जाम निकालने का तरीका है। विश्वास करो ना, इस दुनिया में एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे एक तो गधे की तरह मेहनत कर लो। यूपीएससी एग्जाम उन लोगों के लिए नहीं बना। कुछ लोग होते हैं जो गधा मजदूरी से भी निकाल लेंगे, पर दैट्स नॉट गुड ब्यूरोक्रेट, ठीक है, वो अच्छी ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाएंगे। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि वाट एवर वे, आज की जो दुनिया में जो समय है ना भाई, स्मार्ट वे का है कि हाउ टू यू मिनिमाइज योर बर्डन। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी 6-7 साल से, मतलब मैं भी 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ठीक है,
अभी जो स्टूडेंट क्या करते हैं 90%, वो गधा मजदूरी में लगे हुए हैं। अरे यूपीएससी सिलेबस इतना वाइड है कि गधा मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, यूपीएससी एग्जाम पढ़ने से निकलता है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहली बात तो उन्होंने क्या है, एक बल्कि टारगेट चुन लिया है। अब बल्कि टारगेट चुन लिया तो भाई वो टास्क कंप्लीट ही नहीं होगी, टास्क कंप्लीट नहीं होगा, डिमोरलाइज होंगे। विश्वास करो, जो यूपीएससी की तैयारी में करते हैं बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे पागल हो जाते हैं। अरे मैंने इस तैयारी के दौरान मैंने कभी पढ़ाई का तो स्टेज कभी नहीं लिया, नेवर आई विल कि यार पढ़ाई मुझे पता था भाई एग्जाम, मैंने 2019 में ना अपना पूरा एफिशिएंसी लगा के देख लिया था। उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये एग्जाम इससे तो नहीं निकलने वाला। और उसके बाद मुझे आज तक याद है कि आई नेवर रीड, मतलब कभी बहुत मुश्किल चांसेस रहे होंगे कि मैं महीने में मेरे एवरेज 8 आवर निकले होंगे। नहीं तो 2019 तक तो मेरा ऐसा था कि एवरेज पर डे एवरेज मेरा 2 सालों को निकाल के देखोगे तो 10 घंटे से ज़्यादा ही था। तो वो मैं चीज़ समझ चुका हूँ। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं पैसेज के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, आप किसी विद्वान से भी पढ़ लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरी टेक्निक सीख लोगे तो 25 भी सही कर लोगे। अच्छा, किसी भी विद्वान से पढ़ लो तुम, चाहे किसी से भी पढ़ लो, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, वो नहीं सही करा सकता जब तक ये टेक्निक्स जो है नहीं अपनाओगे। ये लोगों को शब्द ही नहीं पता। हाँ वही तो, वो आप, अरे पूरा पेपर ही ऐसा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये है यूपीएससी एग्ज़ाम, ये समझो, ये गधा मजदूरी वाला एग्ज़ाम नहीं है। अगर ऐसा एग्ज़ाम होता ना, विश्वास करो, इस एग्ज़ाम के लोग इतने तैयारी करते हैं, 1 बिलियन से बिलियन खोपड़ी वाले कर रहे हैं, टॉपर करते हैं, क्यों नहीं वो सब, हाँ कोई नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्यों नहीं सफल होते हो? रीज़न समझो ना, इसका कहीं ना कहीं रीज़न है। जो इसकी असली डिमांड नहीं समझेगा वो ऐसे ही बाहर रहेगा इस रेस से। अब देखो कट ऑफ 75 जा रही है, सोचो आज के एग्जामों में जिस तरीके एसएससी का कट ऑफ हो गया 200 में से 225 कट ऑफ जा रही है, उस एग्जाम की कट ऑफ 75 नंबर जा रही है। मतलब समझो ना, इसका मतलब समझो, इस एग्जाम की नीड अलग है। चलो ठीक है, अब आगे देखो। कभी एनसीईआरटी की नोट्स बनाने की कोशिश की है? आप रुक जाओ पहले, ना कि ना तुम क्या बोल लो। सर इस चीज का ताना तो है ना, मुझे कल ही मिला है। जीजू ऐसे बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि इतनी कम कट ऑफ जाती है, तो अचानक से बोले मेरे से कि लग रहा तुमसे कम लो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। बोलते बैठो पता चलेगा, पीवाई को निकाल लो। कोई नहीं, चलो सही है, सही समय पे सही चीज़ें हो जाए पता तो ज़्यादातर। हाँ रही अमित, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स इन चक्करों में ना, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये अपनी गधा मजदूरी सुना रहा हूँ सर। तो मैंने एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बनाए, मैंने ज्योग्राफी के 10th तक, हिस्ट्री के 10th पढ़ना तक। चाहिए, वो जरूरी भी है, मैं ऐसे नहीं बोला, वो जरूरी भी है, परंतु सोच लो कि वही एकमात्र रास्ता है तो बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। एग्जाम के पहले पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसको रखा ही रह जाता है। बस वही बात है ना। पर हाँ, कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेस पे काम करना जरूरी है, मजबूत तो होना चाहिए ना। एनसीईआरटी पढ़ के रखो, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कभी क्यों मना करता हूँ कि पीटी 365 मार्केट में हर कोई बोलता है पीटी में, नो नेवर। देखो एक चीज़ मैं हकीकत बता रहा हूँ, आई नेवर रीड पीटी 365, आई नेवर रीड एनी मैगजीन। फिर भी मैंने कट ऑफ क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं जनरल की कट ऑफ से क्वालिफाई किया है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो, अगर ऐसा ही एक एवरग्रीन स्टेटमेंट होता कि ये पढ़ना ही अनिवार्य है तभी एग्जाम निकलेगा, तो ऐसा तो फिर मेरे 92 93 नंबर नहीं आते ना। तो इस चीज़ का नियतार्थ समझो, मतलब नो नेवर, आई नेवर रीड पीटी 365, नेवर रीड एनी विजन मैगजीन, दृष्टि मैगजीन, नो नेवर, सिंगल मैगजीन भी नहीं पढ़ी मैंने आता है। करंट अफेयर को लेके मैंने बस, हाँ दृष्टि की जो टीचर है उनका मैं थैंकफुल हूँ। न्यूज़पेपर तो पढ़ा है ना पर डे बेस पे, तो मैगजीन की इतनी जरूरत कहाँ पड़ती है? मैंने न्यूज़पेपर रियलिटी में बताऊँ 2019 में मैंने ईमानदारी से पढ़ा था 1 साल, 2018 वाला एग्जाम जब दिया उसको फायदा भी होता है। आज के समय में मैं नहीं, हल्का सा देखता हूँ, दैनिक जागरण देखता हूँ ऐसे हल्का सा, बस कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अरे रियलिटी में बताओ ना, पिछले नहीं मैंने काम किया है, ऐसा भी नहीं है, मतलब आई फैमिलियर, जैसे मैं ऑल इंडिया पहले रेडियो, मैं बहुत कुछ काम करके बैठा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इस मार्केट का ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जो मैं नहीं किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं देखो आज मैं अच्छे निष्कर्ष पर क्यों पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने गधा मजदूरी की है भाई। और अच्छे खासे लेवल पे किया। मैं ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता था, ठीक है, ओनली IAS में सुनता था, दे IAS में सुना हूँ, ठीक है, दृष्टि के जो आते थे वो सुनता था, मतलब बहुत मैंने किया, इसलिए मैं क्यों मना करता हूँ। मैं बच्चों को मैं देख के भाई मैं पहले मना कर देता हूँ, जो एडिटोरियल सुनते हैं फालतू का सब, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बेसिक्स पे काम करो, ये एग्ज़ाम वही है, चाहे PT हो मेंस हो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते जाते हैं,
रियलिटी में बता रहा हूँ, मेंस में भी आपको 4 से 5 लाइन से ज़्यादा लिखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात, इंटरव्यू में भी आपको प्रकांड पर वो नहीं है, ज्ञाता नहीं बनना। अब देख लो, मोनिका से कुछ ही नहीं पूछा गया, वो दो 3 महीने का न्यूज़पेपर पढ़ के गई, कुछ भी नहीं। भाई उनको भी पता है, इन्फॉर्मेशन जान के क्या कर लेंगे। इंडिविजुअल अलग होता होगा। मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, मैंने आपको भेजा भी था। उन्होंने तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताए जो मेरे को तो हवा भी नहीं लगी कि कह क्या रहे हैं। अब यही तो बात है मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ना, ऐसे भ्रमित रहोगे ना तो हमेशा डाउट में रहोगे। कंफर्म करो कि आप जो जिस रास्ते पे चल रहे हो सही है, घबराना नहीं है। यही तो चीज़ समझने वाली है। अरे समझो, ऐसा नहीं है यार भाई, देश दुनिया में क्या हो रहा है इतना आइडिया होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि एकदम चाट जाओ आप उन बातों को, फिर वो तो गलत है ना। अरे उनको रट्टू तोता नहीं चाहिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। जैसे मैं हकीकत में बता रहा हूँ ना, बार बार आप जैसे केस स्टडी, जब मेंस का सिलेबस, अब जैसे मैं बताऊँ पीटी करो आप, मैं मेंस की भी ऐसी टेक्निक बताऊँगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो मेंस ऐसा लग रहा है आपको, अभी भी ऐसा लग रहा हो गधा मजदूरी से निकलता है, नो, उसका भी यही टेक्निक से आप PYQ उठाओ, सिलेबस देखो, बस उसको ही अच्छे से कर लो आप समराइज जो आपने पढ़ा है। फिर मैं कोई टेक्निक बताऊंगा। देखो आंसर राइटिंग की, अरे मैं अकेले बता रहा हूँ, मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने ला दो मैं उसको आंसर लिख दूंगा। पर हाँ, सराउंडिंग, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग नॉलेज है तो मैं आराम से लिख दूंगा। मैं ना, देख मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मेंस राइटिंग को लेकर अभी मैं बता रहा हूँ, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि अपने को 250 वर्ड लिखने हैं, 250 वर्ड में से आपको 100 वर्ड्स की तैयारी करनी है। हकीकत में बता रहा हूँ, 150 वर्ड्स में बताऊंगा क्या लिखने हैं, और आप हर आंसर में लिख के सकते हो उन चीज़ों को। ये यूपीएससी क्रैक करने का सबसे स्मार्ट वे है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। इसीलिए कम से कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने चक्कर मत पढ़ो। हर पेपर में अगर अरे ऐसा नहीं है, यही तो स्मार्ट तरीका ना, खेलेंगे ना वो। अब यही तो बात है, वो पीटी निकालो, मैं बताऊंगा, उसमें ऐसा कुछ ही नहीं है, और अच्छे नंबर मिलेंगे इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ अभी। अरे आप आंसर राइटिंग ऐसे गधा की तरह करते रहो साल भर, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक वो चीज़ें टेक्निक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, जब मेन बॉडी में जो होते हैं, मैं कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आप हर आंसर में लिख सकते हो। बदल बदल के लिखना होता है, ऐसा भी नहीं आप सेम लाइन चिपकाए जा रहे हो। जैसे कोई भी, जैसे पब्लिक पॉलिसी वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें अवेयरनेस की बात करो, ट्रांसपेरेंसी की बात करो, अकाउंटेबिलिटी की बात करो। और मैं फिर बताऊँ इथिक्स का, तो आप सिलेबस अगर रट लोगे तो आप सारे आंसर लिख सकते हो। इथिक्स की मैं गारंटी दे रहा हूँ। नो, नेवर रीड यू एनी इंटायर बुक, कुछ भी नहीं है। ओनली इथिक्स की अगर आपको टर्मिनोलॉजी की समझ है और आपको इथिक्स का सिलेबस याद है, आप सिलेबस के आधार पे मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है ना। मेहुल के नंबर 100 नंबर आए थे पिछली बार, सोचो। वो नेवर रीड एनी बुक, कुछ भी नहीं, वो उसने बस वही कॉमन सेंस वाली टेक्निक अपनाई थी। हाँ, इथिक्स में 100 नंबर आए थे। और मोनिका इतने पढ़ के गई थी तब भी उसके नंबर नहीं आए थे, 70-80 नंबर आए थे। तो इस चीज़ समझो, व्हाट इज वे द जनरलाइजेशन वे होता है। चलो ठीक है, अभी पैराग्राफ कर लेते हैं। तो मैं फिर बताता हूँ, घबराओ मत। अगर ऐसा लग रहा हो कि अभी तुम्हें लोगों में माइंड में रहता हो कि हम क्या करेंगे, पीटी हो जाएगा तो मेंस कैसे होगा, ऐसा कुछ ही नहीं। पहले पीटी पे, अभी मैं फिर बता, पीटी भी ऐसे निकलेगा, मेंस भी ऐसे निकलेगा। जनरलाइजेशन वे होता है, चीज़ों का जनरल वे अपनाना पड़ता है, उसका टेक्निक्स पे काम करना होता है। चलो ठीक है, अभी तो देखो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जीएस में भी पूछा गया था, 2017 के उसी दौर में पूछा गया था। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत से वायु प्रदूषण माप को एकल संख्या अथवा अनुमानता रेटिंग में जोड़कर दिखाने के तरीका है। आदर्श रूप में सूचकांक को सतत रूप से अद्यतन अपडेट बनाए रखा जाता है और ये विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है। एक QS सर्वाधिक उपयोगी तब होता है जब बहुत सारे प्रदूषण आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हो और प्रदूषण के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर निम्न रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, उसके बारे में बात कर रहा है। कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि जैसे दिल्ली के वर्ष ज़्यादातर दिनों में स्वास्थ्य मानकों तथा नियामक मानकों पर बने रहते हैं। यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता सिवाय इसके इनकी उपेक्षा करती है। ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट फेल हो जाती है जब दिल्ली में प्रदूषण होता है, हाथ जोड़ देते हैं सब लोग। ठीक है, तो ये इतना मोटा समझ में आ गया। हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार पर्याप्त रूप से जिम्मेदारी नहीं है। क्या बात करो, काहे उनको चुन के भेज रहे हैं हम, जिम्मेदारी नहीं है मतलब है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा फिर। ठीक है, हमारे देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है काहे अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं फिर, भाई पता लगता है, उसके आधार पर आप रैशनल डिसीजन ले सकते हो। आगे देखो, प्रत्येक शहर काटो, प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्या के बारे में जन जागरूकता बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब ये चीज़ समझने वाली बात है ना। अब जिसका कोई गलत किया होगा पक्का डी मारा होगा,
मेरा डी था। वो मैं समझ गया ना। प्रत्येक शहर को जन जागरूकता। अब देखो, प्रत्येक शहर में जब प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़नी चाहिए। मुझे ये बताओ, जन जागरूकता कब बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? जब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, सबसे मेन चीज़। अब जैसे नैनीताल हो गया, नैनीताल तो नहीं, मैं लद्दाख का, जो तुम्हें पता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अपने ये रखी हुई है, जो वेधशालाएँ बनी हुई है, वहाँ सबसे पर्यावरण मतलब प्रदूषण मुक्त है वहाँ पे। तो वहाँ इतनी ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पे अगर आप मान लो कैंपेन कर रहे हो, बहुत सारा खर्चा कर रहे हो, जस्ट मतलब संसाधनों की हानि है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो प्रत्येक शहर में करना ये ज़रूरी नहीं है ना। अब एक भी अपन एग्जाम्पल ऐसा खोज लेंगे तो कट जाएगा ना। बढ़नी ही चाहिए, मतलब ये एकदम नेसेसरी कंडीशन भला दी है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखो हमारे बड़े शहरों के, अब देखो बड़े शहरों में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, बेंगलोर, बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। अब देखो ये भी किसी ने काट दिया होगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, ये देखो डायरेक्ट। आज मैं क्यों आखिरी पैराग्राफ पढ़ने में बोलता हूँ, कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज़्यादातर दिनों में स्वास्थ्य मानकों अथवा नियामक मानकों से ऊपर बने रहते हैं। यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता, इसके सेवक को पैसे। बस यही तो बात है। तो वायु प्रदूषण सूचकांक क्या ही काम का, जब वो प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। एकदम सही बात हो गई ना। अब देखो सोचो, मतलब दिल्ली में आप रह रहे हो, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्वालिटी इंडेक्स तो उल्टा टेंशन दे रहा है अपने को कि बढ़ता जा रहा है भाई, इसका सरकार को समाधान नहीं कर पा रही, तो लोगों को कहाँ से हेल्प मिली उससे? यही तो बात है। हेल्प मान लो कि हाँ वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे उसमें कोई ऐसा टेक्निक है जो वो कम कर रहा हो, तब तो लोगों के लिए फ़ायदा है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पक्का गलत हुआ होगा। किस किस का गलत हुआ है? और कोई? नगीना? मेरा मुझे पता है ना। मैंने क्या सोचा सर, मैंने सर इसमें ए लगाया था। मैंने सोचा सरकार ही क्यों, हम नागरिक भी तो जिम्मेदार है। ये भगवान, जिम्मेदारी नहीं है तो ये तो बहुत नेगेटिव काहे गवर्नमेंट को अपन चुन के भेजते हैं। अब ये देखो ये गलत ना, वो तो नहीं मानना चाहिए था किसी भी हालतों से। डी तो फिर भी थोड़ा सा लग रहा है ना, वो भी गलत है। प्रत्येक शहर में कैसे हो जाएगा? ए वाला सर बहुत मुझे सही लग रहा था सर, और अभी भी लगी रहा है मुझे तो सरकार। शाबाश। चलो ठीक है, आगे देखो। उत्पादक नौकरियां जॉब विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी नौकरी सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन है। ठीक है, हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़ानी है तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी लानी है। तो ये अपने समझ में आ गया किस बारे में बात करें, छोड़ो। अब आ जाओ यहाँ पे। वहीं संगठित क्षेत्र में से बहुत सारी नौकरी निम्न उत्पादकता वाली गैर संविधानिक नौकरियाँ होती है जिनसे कमाई और न के बराबर सुरक्षा दी जाती है, तो कोई इतलाफ नहीं दी जाती। बिल्कुल सही बात है। इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र की नौकरियाँ उच्च उत्पादकता वाली होती है, परंतु सेवा में रोजगार से वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही। एक मोटा मोटा समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब देखो अपन एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटेंगे इसमें। अब देखो, कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली, सीधी सी बात बोला था पैसेज में, भाई यहाँ से लोगों को उठाओ तभी बढ़ेगी, काटो। उच्च उपज वाली, देखो ये आउट ऑफ बॉक्स बात हो गई। बल देना आवश्यक है, बात कर रहा है भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो देखो साफ यहाँ लिखा है कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त बढ़ानी है तो कृषि में निर्भर व्यक्तियों संख्या में कमी लानी है, सीधा सा दिया हुआ है। किसी ने डी मारा? आगे देखो, रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरी के तीव्रतर विकास की परिस्थिति उत्पन्न। आगे लाइन पढ़ो, बोल दे कि इसमें रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही है, अत्यावश्यक है, ये काटो, सुनिश्चित करना। आगे देखो, आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेती और कामगारों को अत्यधिक उत्पादक, ये अत्यधिक क्या होता है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया। अब ध्यान से देखना, सबसे मेन बात है यहीं पे बार बार वो बोल रहा था, हमारे आधी से आधी जनसंख्या यदि इनको करना है तो बढ़ाने तो कृषि निर्भर व्यक्तियों संख्या में कमी लानी होगी और जो विनिर्माण सेक्टर में लगे हुए। अब देखो, हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ पहला काम तो क्या करना, अब देखो कितना हर चीज़ का सॉल्यूशन देगा ये। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। आगे साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों की तीव्रतर विकास की परिस्थिति को उत्पन्न करना आवश्यक है, ये एकदम सही बात है। अरे सही, अब देखो ना, इसने दोनों चीज़ बोला है कि आप एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म करो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, पहली लाइन ही पढ़ो। उत्पादक नौकरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी नौकरी सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन, ठीक है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़ानी तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में कमी लानी है। जहाँ एक और उद्योग नौकरी सृजित की जा रही है वहीं असंगठित क्षेत्र में से बहुत सारी नौकरियाँ निम्न उत्पादकता वाली है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझना। मैं फिर बात होता है, इसमें दोनों सॉल्यूशन दे रहा अपने को। यहाँ पे ये सही हो सकता था पर ये अत्यधिक बोल दिया तो इस कारण कट जाएगा।
और आर्थिक वृद्धि की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है। मेन पैसेज में पूरा देखो, आर्थिक वृद्धि की तो कहीं बात ही नहीं किया पूरा पैसेज में। देखो ना, मैं फिर बोलता हूँ जीएस की जितनी आपका जीएस का नॉलेज जितना अच्छा होता जाएगा उतने ज़्यादा पैसेज अच्छे होते जाएंगे। आप देखो, भूमि उपयोग में दृश्य भूमि पैमाने के उपागम उपयोग से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को पता लग गया। जैव विविधता की बात कर रहा है। वर्ल्ड 19 प्रवचन हरिकेन मिच के दौरान पर्यावरण कचरे पदार्थ छोड़ो। आ जाओ यहाँ पे। फसलों को 87% परागण करने वाले जंतुओं पर निर्भर है। कोस्टारिका, निकारागुआ, कोलंबिया में वन पशुचारी प्रणाली जिनसे पेड़ चारागाह भूमियों के साथ एकीकृत है, पशु उत्पादन की धारणीयता में सुधार ला रही है और किसानों का विविधता एकदम से। याद करो यूपीएससी क्वेश्चन ने पूछा था मिश्रित कृषि के बारे में, जिसमें फसल भी अपन साथ में करते हैं और साथ में पशुओं को भी पालते हैं। बस सीधी सी बात है, वही आंसर है। और एक दूसरी बात अपने क्या मिली थी, बायोडाइवर्सिटी। बस अब यही कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, विश्व के सभी देशों, बस काट दो, सभी देशों पर्यावरण कृषि के स्थान पर पारंपरिक कृषि संरक्षित क्षेत्रों में वहां की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरण कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया में तो तुम्हें पता है जो बफर जोन होता है उसमें कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो क्या बात कर रहे हो, तो एकदम नेगेटिव बात बोल रहा है। खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरण कृषि पद्धति अपनाई जाएगी। नहीं, अब तो जैव विविधता भी है यहाँ पे। बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियाँ प्राय, अब देखो कितना अच्छा बोला, प्राय फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती है। एकदम सही बात है। यहाँ से देखो ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोस्टारिका में वास्तविक बाढ़ का उपयोग पक्षी देखो, पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसान चारागाह कॉफी से होने वाली आय में तेजी बढ़ोतरी प्रकृति। तो यही है, जैव विविधता बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियाँ फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती है। तो यही सारी चीज है। ये गलत हुआ था किसी का? गलत हुआ तो होगा। नहीं सर, ये तो सही हुआ। चलो आगे देखो। भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यावधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धी क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की। ठीक है, ठीक है, पता लग गया। प्रोडक्टिव उसके जीडीपी, संपूर्ण जीडीपी विनिर्माण के हिस्से को प्रकृति 25% बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनसे बढ़ती मांग की प्रवृत्ति है और इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगी होती है। तो सीधी सी बात है, विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें R&D करना चाहिए अपने को ताकि उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, अब देखो देखो पहला ये देखो, भारत में अत्यधिक पूंजी प्रौद्योगिकी वाली विनिर्माण संवर्धन करना संभव ही नहीं है। तो बात को नेगेटिव सिनेरियो में दिखा रहा है। रमेश जी यार ना इस टाइप की जो बातें बोलते हो गलत होती है। मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की जीडीपी उच्च मूल्यवर्धित उच्च उत्पादकता स्तरों को दर्शाती है। अरे इसी में तो कमी है, इसीलिए तो अपने बढ़ाना है उसको। ठीक है, कोई नहीं, अपन देखते हैं। भारत ने पहले से ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया जिनसे बढ़ती मांग की। क्या बात करो, ये तो आखिरी में देखो ये बोल रहा है कि ऐसे करना है अपने को काम। संपूर्ण जीडीपी विनिर्माण के क्षेत्र परिकल्पित 25% बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों को कब्जा करने की आवश्यकता है जिनसे बढ़ती मांग की प्रवृत्ति है। देखो यही होता है। स्टार्टिंग लाइन आखिरी लाइन पढ़ लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में अब देखो ये तो थोड़ा अपने को लग रहा है कि हाँ कैसे कट जाएगा, पर देखते हैं। सी काट दिया? नहीं, सी तो है आंसर। नहीं, मैंने सी क्यों काट दिए? उसको काटने सही ही आंसर होगा। मैंने सी पढ़ा ही नहीं है, वैसे काट दिया। छोड़ो। भारत को अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, अब कितनी पॉजिटिव बात है। R&D भी दे दिया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी दे दिया है, स्किल डेवलपमेंट भी दे दिया है। सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम पॉजिटिव बात है, इसलिए ये सही होगा। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में ये इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं उसको, गैर ये कराना चाहता है निवेश, पब्लिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, ये कहना चाह रहा है। कहाँ एग्रीकल्चर की बात हो रही है अमित, तुम कहाँ सोच रहे हो? ये पैसे ही अलग है, विनिर्माण सेक्टर की बात कर रहा है। ये तो चीज समझने वाले होते। कहाँ सो रहे हो अमित तुम? चल आगे देखो रे अमित, जागते रहो। तो अभी रात नहीं हुई है, ज़्यादा नहीं बजे हैं। आज ज़्यादा टाइम लग गया होगा, तो बहुत लंबी क्लास हो गई। ओह माय गॉड, कोई नहीं।
देखो इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ें सीखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। चलो आगे देखो, पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न व तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है। ठीक है, इसी प्रकार बड़ी खाद्य भंडार को स्टोर भारी बढ़ोतरी हुई है। 5 पदों से 6 एक है, फिर विश्व भर के नियंत्रण 1/4 भाग भारत में है। ठीक है, और देश के लिए लगभग। ठीक है, तो ये बता दिया, मतलब प्रोडक्शन अपन भारत में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी भारत में गरीबी ये सारी चीज़ है। ठीक है, तो बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ ऐसी बात चल रही है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी। अब देखो, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में स्वयं गरीबी कुपोषण दूर हो जाएगा। अरे नहीं हो रहा ना, बात तो दिक्कत वही है। भारतीय कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है और इसे और अधिक बढ़ाया जाना आवश्यक ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो। सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने से भारत से गरीब, देखो मैंने कितनी बार बोला है, निधि फंड बढ़ाने की बात नहीं है। देखो यही लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, बाद इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। गरीबी और कुपोषण को कम करने के लिए खेत से थाली तक की मूल्य श्रृंखला को दक्षता में बढ़ोतरी करना जरूरी है। ये देखो आखिरी, परिवारों को बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ताकि मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करने, ताकि उनको अच्छे दाम पे मिल जाए। ये करना पड़ेगा, दैट द पॉजिटिव वे सॉल्यूशन अप्रोच। ठीक है, अब आगे देखो, राज्य मोतियों के समान है। देखो मोती जैसे मतलब जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ध्यान से समझना। तथा केंद्र वह धागा है जो हर हार में पिरोता है। यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। मोती बिखर जाए मतलब राज्य बिखर जाएंगे। अब देखो सीधा से इम्पोर्टेंट बता रहा है, सेंटर की इन्फॉर्मेशन, सेंटर का जो है केंद्र की, उसके बारे में बता रहा है। अब देखो ये जो मोती है वो क्या हो गए, ध्यान से समझना, मोती हो गए राज्य हो गए, जो धागा है वो क्या है, सेंटर जो है सबको एक दूसरे से जोड़ा रहता है। बस अभी समझने वाली बात है, कहाँ बात कर रहा है ऐसी पावरफुल जो सेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। शक्तिशाली केंद्र, राष्ट्रीय अखंडता, बस यही है जो टूटने नहीं दे, टूट जाता, टूटना नहीं देना चाहिए। अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है, बस यही आंसर है। अभी पक्का गलत किया होगा, ये तो मैं पक्का बता रहा हूँ। शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते। क्या बात कर रहे हो, हमेशा पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दूसरी बात है ना, यहाँ पे बात बोली है ये धागा, तो धागा कौन है, केंद्र, जो सबको पिरो के रखता है, जोड़ के रखता है और हमेशा राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखता है। बस शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्ता में बाधा डालता है, तो नेगेटिव बात बोल दी है यहाँ पे। और पॉजिटिव बात हो, क्वेश्चन में पॉजिटिव बात बोल रहा है, ये नेगेटिव बात बोल रहा है। राज्य की स्वायत्ता संघ फेडरेशन के लिए पूर्व अपेक्षा है। क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ टूटने वाली बात, उसे पता लग रहा है अखंडता, बस यही वर्ड है जो यहाँ से आंसर निकाल रहे हैं। अब अगला देखो, बात ये गलत हुआ होगा पक्का। 66 सर गलत तो हुआ था, बट फिल गलत हो गया, नहीं सोचा सही था। अच्छा, तो ये गलतियां तो मत करो ना कि ना, ये तो सबसे बड़ा मसला है। ऐसे प्रश्न जीएस में भी आए हैं सर, ये किनकी उक्तियां हैं, किनके द्वारा कहा गया ऐसा बोल के। चलो आगे देखो। वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निधनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसा कि महानतम व्यक्ति को। और इसलिए सच में मैं मानता हूँ कि स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति को जो सरकार का अधीन रहता है, जो सबसे अपनी सहमति से सरकार का अधीन कर देना चाहिए। और ये मेरा यहाँ उससे मानना है कि इंग्लैंड में निधनतम व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं जिसके अधीन स्वयं को करने में से कोई राय नहीं रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोला है इसने। ठीक है, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कैसा होना चाहिए, मतलब जनता की मांग सबसे महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में। सबसे हमेशा ये चीज़ याद रखो, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल जनता होती है, हमेशा ये चीज़ याद रखना डेमोक्रेसी में। तो बस वही है, क्या लॉजिक प्रस्तुत करना चाहिए, यही प्रस्तुत करना चाह रहा है। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके पास डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो वो झुक के नहीं रहेगा सरकार के आगे। भैया इसमें 2 आंसर हैं। नो, क्यों होंगे 2 आंसर। देखो, संपत्ति का सबका समान वितरण, ये फालतू बात होगी। निर्धनों के हाथों में शासन, नो। धनी को स्वायत्तता, नो। अरे निर्धनों के हाथों में शासन नहीं है। देखो, शासितों के सहमति के अनुसार शासन, यस। शासित, देखो ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री अपने पर शासन किस पे चलाते हैं, अपन। तो अपन क्या हो गए, शासित व्यक्ति हो गए। तो इसके सहमति के साथ में ही मोदी शासन चला सकता है, यही तो सबसे मेन बात है। ये देखो, ये आखिरी लाइन पढ़ो। मेरा यह अवश्य माना कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति मतलब शासित व्यक्ति हो गया, सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है जिसके अधीन सभी को करने में उसे कोई राय नहीं रही है। समझ रहे हो, उसे कोई सजेशन नहीं लिया गया, ऐसा कुछ नहीं, सहमति के अनुसार। सर यहाँ 4th ऑप्शन क्या कह रहा है? अरे धनी को, ये क्या है, फालतू की बात है। सबको समान वितरण, वो क्यों आएगा, अपने अनुसार ही दिमाग लगा रहे। अरे ये देखो, धनिकों को एक्सप्रोप्रिएशन, क्या ही वर्ड है, ऐसे भी देखो फालतू की बात कर रहा है इसमें। तो मैंने यहाँ से ये सोचा कि यहाँ पे लिखा दिया,
पैसे इसमें। तुमने डी मार दिया? हाँ, हे मैंने भगवान, डी लगाया है। ये भाई तो आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब कहीं पे भी बात नहीं बोल रहा है इसकी। तो यही है, तुम लोग कितना समझ पाते हो पैसेज पढ़ के, कितना। ये तो बहुत गलत बात है ना कि ना, ये तो डी तो मैं कभी नहीं सोच सकता कि आप डी मारोगे इसमें। देखो इधर ध्यान से समझो। वास्तव मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसे कि महानतम व्यक्ति को। ध्यान से समझना, मतलब लोग सेम है। रीजन कि भाई अब समझ में आ गया सर, यहाँ पे है ना महानतम लिखा है, मैंने इसको धनी व्यक्ति समझा था, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं, ऑलरेडी 2 घंटे की हो चुकी है। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है, कल 2017 मैं फिर बार होता हूँ, वो काम करो 2011 2017 जो पेपर हो चुके उनके आंसर खोजने का प्रयास करो। अमित तुम तो खास तौर से करो, तुम्हारा दिमाग वो आंसर खोजने में लगा रहता है, तुम्हें बुद्धि मिलेगी कि ऐसा नहीं होता है।